ओके, स्टॉप टॉकिंग नो। चलो बात बंद करेंगे सब लोग और बोर्ड पे ध्यान देंगे। सेकेंड चैप्टर हम लोगों को केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज है, काफ़ी आसान चैप्टर है, उतना कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, देखते किसको बोलते हैं सॉल्यूशन। देखो हम सब ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है कि नहीं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, दिख रहा हो आपको या ना दिख रहा हो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैटर। तो आप सब ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो मैटर होता है इसकी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस उसका नाम ही बता रहा है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये प्योर केमिकल से बने हुए होते हैं, जिनको आप और सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो सब आते हैं। फिलहाल हमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिक्सचर्स के बारे में। जब एक से ज़्यादा टाइप के केमिकल्स को आपस में मिलाए जाते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, मिक्सचर। मिक्सचर को भी दो ग्रुप में बांटा गया। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनियस हेटेरोजेनस किसको बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर जिन केमिकल्स से मिलकर के बना होता है वो केमिकल्स पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं बोल, यूनिफॉर्मली। और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिन केमिकल से मिलकर के बना होता है ये इस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते। ऐसा नहीं समझेगा तो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। लेट से आपने एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच शक्कर के मिला दिया, मीठा पानी बनाने के लिए उसको, ठीक है ना। तो आपने जब 3 चम्मच शक्कर उसमें मिलाया तो जो शक्कर है वो पूरे पानी में एक जैसा घुलेगा या अलग अलग घुलेगा। ऐसा कुछ है क्या, जो पहला घूंट पिएगा उसको कम मीठा लगेगा, जो दूसरा घूंट पिएगा उसको ज़्यादा मीठा लगेगा, जो 5वां घूंट पिएगा वो तो पी नहीं पाएगा, इतना मीठा रहेगा, ऐसा कुछ है क्या। शुगर कैसे मिक्स होगी बोल, यूनिफॉर्मली। पूरे पानी में और शुगर कैसे मिक्स होगी, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी, कहीं पर ज़्यादा नहीं कहीं पर कम नहीं, करेक्ट है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, होमोजेनियस मिक्सचर। जिसमें जो चीज़ मिक्स हो रही है वो कैसे मिक्स हो रही है, यूनिफॉर्म। पूरे मिक्सचर में आप कोई भी हिस्सा ले लो आपको मिक्सिंग एक जैसी दिखेगी, इफेक्ट एक जैसा दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। या फिर वो जो सोल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसमें जो मिक्सचर मिक्स हो रहा है, जो केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं वो पूरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, कहीं पर कुछ ज़्यादा रहेगा कहीं पर कुछ कम रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो मैंने भेलपूड़ी बनाया, भेलपूड़ी खाया ना, भेलपूड़ी, उसमें बहुत सारा सामान अपन ऐड करते हैं, उसके अंदर वो कुरमुरा रहता है, सेंगदाना रहता है, चना रहता है, मिर्ची रहती है, सब एक जैसा रहता है क्या बोल, नहीं ना। आप भेलपूड़ी खरीदिए, आपके 2 दोस्त आ गए, मेरे को भी दे मेरे को भी दे, अब आपने 2 चम्मच इसको दे दिए, 2 चम्मच इसको दे दिए, तो अब दोनों को एक जैसा मिलेगा क्या, एक के हिस्से में सेंगदाना ज़्यादा आ जाएगा, एक के हिस्से में मिर्ची ज़्यादा आ जाएगी, मिर्ची वाला झगड़ा करेगा, बोले मेरे से दुश्मनी थी क्या, क्योंकि वो जो मिक्सर बन रहा है वो यूनिफॉर्म बन रहा है क्या बोल, नहीं, उसमें सब चीज़ें अलग अलग तरीके से डिजॉल्व मिक्स हो रही है ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो जब हम लोग सोल्यूशन को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर को नहीं पढ़ते, क्योंकि सोल्यूशन हेटेरोजेनस मिक्सचर में नहीं आता है। सोल्यूशन किस में आता है बोल, होमोजेनस मिक्सचर में आता है। किस में आता है बोल, आप भेलपूरी को मिक्सर तो बोल सकते हो, सोल्यूशन बोल सकते हो क्या, नहीं। उसमें चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं, एकदम से घुल नहीं जा रही, एक दूसरे में घुल मिल नहीं जा रही। यू कैन कॉल इट अ मिक्सचर बट यू कैन नॉट कॉल इट अ सोल्यूशन। आप उसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते। सोल्यूशन हेटेरोजेनस मिक्सचर में नहीं आता, सोल्यूशन किस में आता है बोल, होमोजेनस मिक्सचर में आता है। अब होमोजेनस मिक्सचर की भी होती है 2 टाइप। होमोजेनस मिक्सचर को भी हमने कितने टाइप में बांटा है बोल, 2 टाइप में। कौन सी 2 टाइप, इसकी पहली टाइप का नाम है कोलोइड्स, या इसको कोलोइडल सस्पेंशन भी कहते हैं, या सिर्फ सस्पेंशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। कोलोइड बोलो, कोलोइडल सस्पेंशन बोलो, या सस्पेंशन बोलो, एक ही बात। और इसकी दूसरी टाइप होती है ट्रू सोल्यूशन। क्या बेटा, ट्रू सोल्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं बोल, सोल्यूशन, जो अपने चैप्टर का नाम है। इन दोनों में फ़र्क क्या है मालूम,
इन दोनों के ही अंदर जो चीज़ें हम लोग डिज़ोल्व करते हैं ना, मतलब जिसको हम लोग मिक्स करना चाह रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। कैसी हो जाती है बोल? यूनिफॉर्मली, एकदम पूरी तरीके से घुल मिल जाएगी। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का रहता है मालूम? पार्टिकल की साइज़ का। किसका बेटा? जो आप पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहे हो तो वो पार्टिकल की साइज़ क्या है। अगर पार्टिकल्स की साइज़ ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में, किस रेंज में बोल? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, तो जो मिक्सचर बनेगा होमोजेनियस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलॉइड्स। सर 1000 नैनोमीटर के ऊपर गया तो फिर वो होमोजेनियस रहेगा ही नहीं, फिर आपको डिज़ोल्व होता हुआ नहीं दिखेगा। वो कैसा बन जाएगा? वो हेट्रोजेनियस। समझ आ रहा है? जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर पत्थर डाल दिए, इतने छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, उसमें मिक्स होएगा क्या? अलग से दिखता रहेगा और नीचे बैठा रहेगा, पूरे में यूनिफॉर्मली मिक्स होगा क्या? नहीं। उसको आप मिक्सचर बोलोगे। कौन सा मिक्सचर बोलोगे? हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस बोल सकते हो क्या? नहीं। तो अगर जो पार्टिकल डिज़ोल्व हो रहे हैं उनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है वो क्या कहलाता है बेटा? कोलॉइड्स कहते हैं। जैसे एकदम बारीक धूल मिट्टी लेकर के मैंने पानी में मिला दी, एकदम बारीक धूल मिट्टी, ठीक है ना, वो मिक्स हो गई, लेकिन जो धूल की साइज़ होती है पार्टिकल्स की, वो इस रेंज में आती है, वो काफ़ी छोटी नहीं होती है। ये रेंज बहुत छोटा रेंज नहीं है, बड़ा रेंज है। मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा रेंज है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? जो साइज़ ऑफ पार्टिकल होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम। तो अगर होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है तो पार्टिकल की साइज़ को देख करके डिसाइड किया जाता है कि वो कोलॉइड है या फिर सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है तो वो सॉल्यूशन, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में तो क्या है बेटा? कोलॉइड। तो आप जब पानी में नमक घोलोगे, आप पानी में शक्कर घोलोगे, तो ये सब सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि नमक या फिर शक्कर, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम हो। तो वो क्या बना रहे बेटा? बोल, ट्रू सॉल्यूशन बना रहे। तो इन सब में से हमको स्टडी क्या करने का? बोल, हमको स्टडी क्या करना है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। क्या स्टडी करना है हमको? बोल, ट्रू सॉल्यूशन। बट आपको पता होना चाहिए कोलॉइड क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। अभी तक तो नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है? यस। तो आपको शुरुआत में ना यही सब बताया है कि नहीं, उधर से कॉल नहीं कर, दूसरा करो, बताता रुक। तो आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यही सब बताया, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बताया नहीं, आपसे पूछा है, रिकॉल करो, याद करो, कोलॉइड किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। आपको देखो उधर कैन यू टेल में एक क्वेश्चन भी पूछा है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड एंड दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, मिला? तो सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो मेन मुद्दा अपना क्या है बेटा इसमें? बोल, कौन है? बोल, ट्रू सॉल्यूशन। तो अब आपको देखो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन दिया, क्या डेफिनेशन दिया देखो, वो जो सेकेंड वाला कैन यू रिकॉल है ना, उसके नीचे पढ़ो, द सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस। मिला? मिल गया बेटा? एक सोल्यूशन कौन से टाइप का मिक्सचर होता है? बोल, ध्यान दे, इधर देखना, चार्ट को देख, सोल्यूशन कौन से टाइप का मिक्सचर होता है? बोल, होमोजेनियस मिक्सचर। तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल करके, ज़रूरी नहीं 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं? जैसे नींबू पानी बना रहे हो आप, उसमें पानी एक, शक्कर दूसरा, नमक तीसरा, नींबू का रस चौथा, कितनी सारी चीज़ें मिल रही है उसके अंदर, है कि नहीं? तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल करके जब एक होमोजेनियस मिक्सचर के बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन जो होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 2। एक होता है सॉल्वेंट, एक क्या होता है? बोल, सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूट। एक क्या होता है? बोल, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्यूट किसको कहते हैं? तो बेटा सॉल्वेंट ये वो चीज़ होती है जो लार्जर प्रोपोर्शन में होती है, लार्जर अमाउंट में होती है। ये सॉल्यूशन में हमेशा लार्जर अमाउंट में होती है, और जो सॉल्यूट जो होती है ये स्मॉलर अमाउंट में रहती है। ये कैसी रहती है बेटा? स्मॉलर अमाउंट में रहती है। और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं तो सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, और सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। मतलब सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, आपकी भाषा में लिख रहे देखो, डिज़ोल्व होता है, व्हाट्सएप लैंग्वेज, इसलिए मैंने इधर ए और आई नहीं लिखा।
तुम लोग वाली लैंग्वेज में, ठीक है ना। डिज़ोल्व होता है, ये वो चीज़ है जो खुद डिज़ोल्व हो रही है, और सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व होता है, जिसमें डिज़ोल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्वियस, ध्यान से देखना, एक्वियस शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक्वियस शुगर सॉल्यूशन, तो एक्वियस शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा बता, शुगर को मिक्स करेंगे किस में, एक्वियस मतलब वाटर में, तो ये कैसे बनेगा बेटा, वाटर के अंदर शुगर मिक्स करके बनेगा ये। तो यहाँ पर कौन सी वो चीज़ है जो मिक्स हो रही है और कौन सी वो चीज़ है जिसमें मिक्स हो रही है, आप क्या बोलोगे, शक्कर पानी में घुल रहा है ये बोलोगे या पानी शक्कर में घुल रहा है ये बोलोगे। एक गिलास पानी था, उसमें 2 चम्मच आपने शक्कर डाला, तो आप क्या बोलोगे, शक्कर पानी में घुल गई। तो जो घुल रही है शक्कर, शुगर जो कम प्रपोर्शन में 2 ही चम्मच है, वो कौन है बेटा, अपना सल्यूट है, ये सल्यूट है। और जिसमें घुल रही, पानी में घुल रही है ना शक्कर, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, 2 चम्मच शक्कर है तो पानी 1 गिलास है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल, सॉल्वेंट बोलते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये बात हमेशा रखना, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में रहता है, सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट में रहता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालें तो शक्कर जो है वो सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप लोग एक बर्तन भर के, ऐसा एक डिब्बा भर के शक्कर है, उसमें 2-3 चम्मच पानी डालोगे, तब आप ये नहीं बोलोगे कि पानी में शक्कर मिलाया जा रहा है, तब आप क्या बोलोगे, शक्कर में पानी मिलाया। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में उधर कौन है, शक्कर। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में रहता है वो क्या रहता है, वो सॉल्यूट। इसमें एक खास बात और है, सॉल्वेंट हमेशा कोई एक ही केमिकल होता है, एनी वन, हमेशा सॉल्वेंट हमेशा कौन होता है बेटा, कोई एक ही होता है। मिक्स सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा कोई एक ही केमिकल होता है। और सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट ये 1 भी हो सकते हैं, मे बी 1, या फिर मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अभी नींबू पानी के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना। तो देख, जब शक्कर और पानी मिलाया मैंने तो ये सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्वेंट है पानी और एक सॉल्यूट है शक्कर। लेकिन जब उसमें नमक भी डाल दिया, नींबू का रस भी गाड़ दिया, अब सॉल्वेंट कौन है बता, सॉल्वेंट अभी भी कौन है, ये नमक, शक्कर, नींबू का रस, ये सब मिल किस में रहा है, पानी में ही मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अभी भी कौन मौजूद है, पानी ही मौजूद है। तो सॉल्वेंट अभी भी कौन है, बोल, वाटर। और सॉल्यूट, सॉल्ट भी यहाँ पर सॉल्यूट है, शुगर भी यहाँ पर सॉल्यूट है, लेमन जूस भी यहाँ पर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितने हो गए इधर, 3 हो। जबकि सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा कोई एक ही होता है, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, और बोलो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन हो गया जो आपने अंडरलाइन किया। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2, ध्यान दे, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, आई होप आप सबको एकदम अच्छे से समझा होगा। तो जब हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब अपने को पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमको पढ़ना है सॉल्यूशंस के टाइप। कहाँ थी रे, क्यों सॉल्यूशंस की कितनी टाइप होती है, तो सॉल्यूशंस को आप किस बेसिस पे बांट रहे हो उसके हिसाब से उसकी अलग अलग टाइप होती है। मतलब आपने क्लासिफिकेशन करने के लिए बेस क्या उठाया। अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट को बेस मानूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट को बेसिस अपना मान के चलूँ तो सॉल्यूशन की कितनी टाइप होती है, तो सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप। अगर एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्वेंट है और 2 सॉल्यूट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, टर्नरी, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। एक सॉल्वेंट, 2 सॉल्यूट, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करना, क्योंकि बाइनरी के आगे अगर आप जाओगे ना तो जो स्टडी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए हम लोग पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, बाइनरी। अब देखो, हम लोग जब सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो अपने जहन में ऐसा आता है कि कोई सॉलिड चीज़ होगी और किसी लिक्विड चीज़ में क्या हो रही होगी, मिक्स हो रही होगी। ऐसे ही आता है ना अपने जहन में। जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन, तो आप जो चीज़ इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, कुछ तो भी सॉलिड रहेगा जो किसी ना किसी लिक्विड में क्या हो रहा होगा, मिक्स। पर ऐसा नहीं होता है,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड ही लिक्विड में मिक्स हो। अभी हमने देखा सोल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्वेंट और सल्यूट। आपका सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और इसी तरह आपका सल्यूट भी कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ज़रा मेरे को एक बात बताना, समझ सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, अलग अलग बोलना ना। सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। तो मिलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी वही जो शक्कर पानी की देख रहे, शक्कर सॉलिड है, पानी लिक्विड है, मिलाए तो जो शक्कर और पानी का सोल्यूशन बना सॉलिड बना। क्या कैसा बना? इसका मतलब सोल्यूशन का फेस कैसा रहने वाला है, वो लिक्विड रहने वाला है, सॉलिड रहने वाला है, गैस रहने वाला है। ये सॉल्यूट के फेस पर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोल सॉलिड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी कैसा रहेगा, लिक्विड। सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी कैसा रहेगा, सॉलिड। और सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन भी कैसा रहेगा, गैस। तो इस हिसाब से सोल्यूशन की 3 टाइप होती है। सोल्यूशन की कितनी टाइप होती है, बोल 3। कौन से सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और गैस सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ solute and solvent, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, उस हिसाब से सोल्यूशन की कितनी टाइप होती है। तो मेनली इस हिसाब से, मेनली इस हिसाब से हम लोग सोल्यूशन को 3 टाइप में बांटते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है ना। मेन ये 3 टाइप में बांटा जाता है। फिर इन 3 टाइप के अंदर भी ना आपको और सब कैटेगरीज मिलेगी। हाँ, इन 3 टाइप के अंदर भी आपको और सब कैटेगरीज मिलेगी। अब क्या सब कैटेगरीज है, तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्वेंट की। ठीक है ना, कि आपका सॉल्वेंट कैसा रहने वाला है। ठीक है ना, या इधर लिखता हूँ सॉल्वेंट। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट कैसा रहना है। तो जब मैं बोला लिक्विड सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट कैसा रहेगा, बोल लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट कैसा रहेगा, बोल लिक्विड रहेगा। और अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ, तो लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्यूट कैसा रहेगा? ज़रूरी है क्या लिक्विड हो? कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है कि नहीं। तो सॉल्यूट सॉलिड है पर सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। सोल्यूशन कैसा दिखेगा आपको, लिक्विड ही दिखेगा। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सोल्यूशन भी कैसा दिखेगा, लिक्विड। सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, ये सोल्यूशन भी कैसा दिखेगा, लिक्विड। ये तीनों लिक्विड क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि तीनों का सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। तो कितनी टाइप हो गई, इधर देख 3 है कि नहीं। इसमें भी कितनी बनेगी, 3। इसमें भी कितनी बनेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर सोल्यूशन की कितनी टाइप होती है, बोल 9 टाइप होती है। कितनी बेटा? लिक्विड के 3 टाइप, सॉलिड सोल्यूशन के 3 टाइप, गैस सोल्यूशन के 3 टाइप। किसको कंप्लीट करते देख। सॉलिड सोल्यूशन, इनमें सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, बोल पर सॉल्यूट कैसा रहेगा बेटा, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। गैसियस सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, बोल गैस रहेगा, पर सॉल्यूट क्या हो सकता है, बोल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड सोल्यूशन की 3 टाइप है, सॉलिड सोल्यूशन की 3 टाइप है, गैसियस सोल्यूशन की 3 टाइप। इनको नाम दिया जाता है। ये पहली वाली टाइप देख, इसको बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसको बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे, बोल सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। रट्टा मारने की जरूरत है कि एकदम सिंपली आप ये टेबल को बना सकते हो। अब हर कैटेगरी का ना आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर आप ये भी भूल रहे हो तो फिर लानत है, इतनी बेसिक चीज़ अगर आप भूल जा रहे हो। आपको मेन जो याद रखना है वो क्या है बेटा, हर कैटेगरी का एग्जाम्पल नहीं भूलना है आपको। हर टाइप के सोल्यूशन की आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो याद होना चाहिए, एटलीस्ट एक। तो 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज की एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड बोलो एग्जाम्पल, सॉलिड इन लिक्विड की एग्जाम्पल बोलना, बोलो शुगर सोल्यूशन है ना,
अभी देखिए ना, एक्वियस शुगर सोल्यूशन, या फिर और क्या लिख सकते हो, एक्वियस सॉल्ट सोल्यूशन, नमक को पानी में मिलाए, या फिर सी वाटर, समंदर का जो पानी होता है क्या रहता है उसमें, पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स होते हैं ना, तो वो भी कौन सी एग्जांपल हुई बोल, सॉलिड इन लिक्विड। पानी लिक्विड है, उसमें सॉल्ट मिक्स है, सॉल्ट क्या है, सल्यूट, सॉलिड है ना, तो ये कौन सी एग्जांपल होगी बोल, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्या है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्या है बोल, लिक्विड इन लिक्विड। इसकी एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर। इसकी एग्जांपल क्या है बोल, इथेनॉल इन वाटर। ये थोड़ा मैंने अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया, इसको आम भाषा में बोले तो पैग। बेवड़े लोग जो पैग बनाते हैं वो लोग दारू कभी भी सूखा नहीं पीते, सूखा दारू पिएंगे तो पागल हो जाएंगे, दिमाग उन लोग का ध्यान में नहीं है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। तो लोग दारू में हमेशा पानी या सोडा मिक्स करके पीते। मैं पीता नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को मालूम है, ऐसा सर को मालूम है, सर भी लगता है तो बस तक पर हराम काम है, नहीं करना चाहिए। तो लोग हमेशा ना अल्कोहल के अंदर जो भी अल्कोहल है उसमें वो लोग पानी या सोडा मिक्स करके पीते हैं। तो कोई भी दारू रहने दो, जो पोर्टेबल अल्कोहल है जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं वो इथेनॉल ही है। कौन सा अल्कोहल है बोल, इथेनॉल। आपने सुना ना दारू में अल्कोहल होता है, तो यही वाला अल्कोहल है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ये सब नहीं रहेगा, ये सब पिएगा इंसान मर जाएगा, ठीक है ना। तो जो अल्कोहल होता है दारू के अंदर कौन सा होता है बोल, इथेनॉल। अब उसको पानी में मिला के कोई पी रहा है तो इथेनॉल इन वाटर। अब इधर सॉल्यूट भी क्या है, सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। तो कौन सा सोल्यूशन बना वो, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बना बोल, लिक्विड इन लिक्विड। अब इधर पैग मत लिखना, दारू का पैग, ऐसा अल्कोहल पैग मत लिखना, यही लिखना आपको, क्या लिखना है बोल, इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट क्या है देख, गैस इन लिक्विड। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर, हम सब ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जो सी एनिमल्स होते हैं जैसे मछली वगैरह जो होती है वो भी, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन मिलता है उनको, याद है मैंने आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा था, उनको ऑक्सीजन कौन सा मिलता है बोल, जो पानी में डिज़ोल्व होता है। तो वहाँ पानी जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जो खुद कौन है, लिक्विड, और ऑक्सीजन सॉल्यूट का काम कर रहा है, जो कौन से फॉर्म में, गैस। तो एक गैस है जो लिक्विड में मिक्स हुई है, तो कौन सा सोल्यूशन हुआ वो, गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन इन वाटर। इसकी एग्जांपल आप सॉफ्ट ड्रिंक भी याद रख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं हम लोग, या ब्रिवरेजेस भी बोलते हैं उनको। ये आपका स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, ये सब, उसमें पता है ना आपको, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, इसलिए जब हम लोग इसको खोलते हैं तो गैस ऐसा फुस करके निकलती है, इफरवेसेंस के फॉर्म में, फेने के फॉर्म में निकलती है ना। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो लिक्विड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया गया है, डिजॉल्व। तो लिक्विड में कौन डिजॉल्व हो रही है, गैस। तो कौन सी एग्जांपल हो गई है, गैस इन लिक्विड। ईजी एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड की आपके पास इतनी सारी एग्जांपल है, शुगर का सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, या तो पानी में मिक्स ऑक्सीजन, या फिर हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसमें भी लिक्विड के अंदर क्या मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, मालूम है ना आपको। आपके कोल्ड ड्रिंक में जो गैस भरी हुई होती है कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। समझ में आ रहा अच्छे से। नेक्स्ट अभी कौन सा सोल्यूशन देखना है अपने को, सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा सोल्यूशन देखना है बोल, सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन में पहला क्या बेटा, सॉलिड इन सॉलिड। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल अलॉयज। मेटल अलॉयज, अलॉय किसको बोलते हैं मैंने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में बताया था। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाता है तो जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रास की, याद है, ब्रास, पीतल था, क्या बोलते हैं उसको, पीतल बोलते शायद। ब्रास कोई अकेली मेटल नहीं है, ब्रास इज़ एन अलॉय। कैसे बनाया जाता है उसको, कॉपर और जिंक को मिला करके, कॉपर और जिंक को मिला के, सॉलिड स्टेट में पढ़े थे हम। उसमें कॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो कौन हुआ, सॉल्वेंट। कॉपर कौन हुआ, सॉल्वेंट। और कॉपर कैसा है, सॉलिड है, मतलब सॉल्वेंट इज सॉलिड। और जिंक कम क्वांटिटी में होता है तो जिंक कौन हुआ, सोल्यूट। जिंक भी क्या है, सॉलिड मेटल है, तो सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। कौन सा सोल्यूशन हो गया, सॉलिड इन सॉलिड। सिर्फ ब्रास नहीं, आप कोई भी अलॉय उठा लो, ब्रास उठा लो, ब्रॉन्ज उठा लो, निपर में अलनी को, कोई भी अलॉय आप उठा लो, सारी की सारी अलॉय किसकी एग्जांपल है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है। समझ में आ रहा अच्छे से। नेक्स्ट क्या है बोल, लिक्विड इन सॉलिड। इसकी एग्जांपल आपको याद रखना है, अमलगम्स ऑफ मेटल। अमलगम्स ऑफ मेटल, अमलगम किसको बोलते पता है, अमलगम किसको बोलते पता है, जब भी किसी मेटल के अंदर मर्क्यूरी को मिक्स कर दिया है, किसको,
मर्क्यूरी को, मेटल प्लस मर्क्यूरी, Hg मतलब कौन रे, मर्क्यूरी। तो मेटल और मर्क्यूरी मिलकर के अमलगम बनाते, क्या बनाते बेटा बोल, अमलगम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सोडियम और मर्क्यूरी को मिला दिया तो सोडियम अमलगम बन जाएगा, समझ रहे। सिल्वर एंड मर्क्यूरी को मिला दिया तो सिल्वर अमलगम बन जाएगा। तो किसी भी मेटल का अमलगम यानी कि वो सॉलिड मेटल था जिसने मर्क्यूरी को एब्जॉर्ब किया है। अच्छा, मर्क्यूरी भी एक मेटल ही है, तो मैं उसको अलॉय की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मर्क्यूरी एक ख़ास मेटल है जो सारे मेटल से हट के बिहेव करती है। सारी मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड। मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड स्टेट मेटल, लिक्विड फॉर्म में होती है वो, इसलिए उसको अलॉय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, अमलगम बोलते हैं। वो लिक्विड जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है मेटल के अंदर, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ज़्यादातर मेटल जो होते हैं ना वो इसको मर्क्यूरी को एब्जॉर्ब कर लेते। समझ, हमने एल्यूमिनियम का एक कंटेनर लिया और उसमें ऊपर से नीचे तक मर्क्यूरी भर दिया पूरा और डब्बा बंद करके रखा, कल आके देखोगे मर्क्यूरी गायब हो जाएगी। कहाँ चली गई वो, एल्यूमिनियम की वॉल में एब्जॉर्ब हो गई वो। अब वो जो एल्यूमिनियम का कंटेनर है वो एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं है, एल्यूमिनियम अमलगम का कंटेनर है, मर्क्यूरी अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है उसकी। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो किसी भी मेटल का आप अमलगम उठा लो, किसकी एग्जांपल है बोल, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या है देख, गैस इन सॉलिड। मैंने आपको बताया था हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड जो सेल बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है बोल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी। उसका कंस्ट्रक्शन में एक प्रोसेस आता है जिसमें ना ऐसा प्लाटीनियम या पैलेडियम की ऐसा प्लेट ली जाती है, प्लाटीनियम या पैलेडियम मेटल है, कौन से फॉर्म में रहेगा बोल, सॉलिड। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को बम्बार्ड किया जाता है, कौन सी गैस को, और थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस इस मेटल में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, मेटल, जो कि कैसा है, सॉलिड। और सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है बोल, हाइड्रोजन गैस, जो कि कैसी है, गैस। कौन सा सॉल्यूशन वही, गैस इन सॉलिड। तो इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम या प्लेटिनियम भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा अच्छे से। तो किसकी एग्जांपल होगी बेटा बोल, गैस इन सॉलिड। अब लास्ट एग्जांपल कौन सी है बोल, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन रहेंगे, गैस रहेंगे, और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं सॉलिड इन गैस। क्या बेटा, सॉलिड इन गैस। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयोडीन इन एयर, आयोडीन इन एयर। अगर कहीं पर आयोडीन का कुछ काम हो रहा है तो आयोडीन के जो बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं ना वो हवा में मिल जाते हैं। तो हवा गैस है, सॉल्वेंट का काम करे। आयोडीन के पार्टिकल क्या है, सॉल्यूट का काम करे, जो कि खुद कैसे हैं, सॉलिड। तो कौन सी एग्जांपल हुई वो, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट क्या है बेटा देख, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन गैस। इसकी एग्जांपल है मॉइस्ट एयर, या आप इसको ह्यूमिड एयर भी बोल सकते हो, ह्यूमिड एयर। अगर आप कभी समंदर के किनारे गए हो तो वहाँ जो हवा चलती है वो हल्की नम हवा होती है, उसको ह्यूमिड एयर कहते हैं। उस हवा को आप थोड़ी देर तक ऐसा अपनी बॉडी पर लगने दोगे तो आपकी बॉडी पर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होने लगते हैं। तो समंदर के किनारे की जो हवा होती है उस हवा में क्या मिक्स होता है बोल, पानी के ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं, मॉइस्चर, पानी मिक्स होता है। तो लिक्विड का काम कर रहा है कौन, वो मॉइस्चर, और गैस का काम कौन कर रहा है, हवा। तो जो ह्यूमिड एयर या फिर मॉइस्ट एयर होती है ये किसकी एग्जांपल होगी बेटा, लिक्विड इन गैस। लास्ट एग्जांपल क्या है देख, गैस इन गैस। लास्ट एग्जांपल क्या है बेटा, गैस इन गैस। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, हवा खुद। व्हाट इज एयर, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा भी तो गैसेस का मिक्सचर है ना, इसमें एक ही गैस होती है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इतनी सारी गैस का मिक्सचर ही है ना। अब इधर सॉल्यूट भी कौन है, गैस, और सॉल्वेंट भी कौन है, गैस। तो कौन सा सोल्यूशन हो गया, गैस इन गैस। तो आपको ये 9 टाइप के सोल्यूशन टोटल याद रखने हैं, और हर टाइप का आपको एग्जाम्पल भी आता है। तो पहले 3 लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें 3 आते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। दूसरे सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। समझ अच्छे से। आपके टेक्स्ट बुक में इसने अलग तरीके से दिया है, पहले इन तीनों को सॉलिड लिया, फिर इन तीनों को गैस, फिर इन तीनों को लिक्विड, और यहाँ पे चेंज कर दिया सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। मैं वैसा नहीं बता रहा, ताकि आपको समझिए सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या होता है। सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉल्यूट से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होती है। किससे डिसाइड होती है बोलो, सॉल्वेंट से, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कौन रहता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन भी कैसा रहेगा बेटा बोल, गैस है। सबकी एग्जांपल समझी, पूरा टेबल याद हो गया।
एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन द 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ या फिर स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, ये टेबल बना दो आपको मार्क्स मिल जाएगा। पहले लिखने का टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और फिर ये टेबल बना दो। समझ में आ रहा अच्छे से, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इज इट वेरी मच क्लियर? ये टेबल थोड़ा अलग तरीके से आपको वहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ मिल जाएगा। समझा सबको अच्छे से? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। एक सॉल्वेंट कितने सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी सॉल्वेंट में कितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते चले जाओ, वो डिसॉल्व होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे शक्कर पानी की अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, समझ एक गिलास पानी है, आपने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, मिक्स किया, क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। दूसरा चम्मच डाला, मिक्स किया, डिसॉल्व। तीसरा चम्मच मिक्स, 4 5 6 मिक्स, 25वां चम्मच मिक्स होगा क्या उसमें? नहीं होगा। यानी हर सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है अपने अंदर सॉल्यूट को क्या करने की, बोल, डिसॉल्व करने की। हर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। तो समझो आप चम्मच ऐसा डालते जा रहे थे, तो 10 चम्मच तक डिसॉल्व हो गया। 10 चम्मच तक क्या हो गया बेटा? डिसॉल्व हो गया। लेकिन 10 चम्मच के बाद डिसॉल्व नहीं हुआ। 10 चम्मच के बाद डिसॉल्व नहीं हुआ, 11वें चम्मच से वो डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब 10 चम्मच उसका क्या था बेटा? लिमिट था। अब थोड़ा भी सॉल्यूट और आएगा तो वो उसको डिसॉल्व करके नहीं ले। तो ऐसा सोल्यूशन जिसने अपने लिमिट का सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, मैक्सिमम सोल्यूट जो अपने अंदर वो डिसॉल्व कर सकता था, कर लिया उसने, ठीक है ना। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जितना वो डिसॉल्व कर सकता था सोल्यूट, उतना उसने सोल्यूट को क्या कर लिया? डिसॉल्व। अब थोड़ा भी सोल्यूट डालोगे तो उसमें डिसॉल्व होने वाला नहीं। जैसे अभी 10 चम्मच की मैंने एग्जांपल लिया, तो कौन सा सोल्यूशन बना? वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। कौन सा सोल्यूशन बना? बोलो, सैचुरेटेड। लेकिन अगर 8 ही चम्मच आपने डाला है, मतलब अभी और सॉल्यूट मिक्स हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को 10 से ज़्यादा चम्मच डिसॉल्व करने हैं, ज़बरदस्ती करने, मेरे को 15 चम्मच शक्कर डिसॉल्व करने, तो अपने आप तो ये चीज़ नहीं होने वाली, ये चीज़ अपने आप नहीं होने वाली। एक मिनट, हेलो। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? आप जितना सोल्यूट मिक्स कर सकते थे, सॉल्वेंट जितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता था आपने कर दिया, लिमिट उसकी हो गई, खत्म, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? सैचुरेटेड। अगर उसकी लिमिट से कम सोल्यूट अभी आपने डिसॉल्व किया और उसकी कैपेसिटी है तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, लिमिट से ज़्यादा मुझे डिसॉल्व करना है, जैसे अपने केस में 10 नहीं, मुझे 15 चम्मच शक्कर डिसॉल्व करना ही करना, अपने आप होगा क्या? वो नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पानी में 15 चम्मच शक्कर डालने के बाद उसको हीट करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो थोड़े टाइम में वो डिसॉल्व होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा सोल्यूशन जो अपनी लिमिट से ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, ज़बरदस्ती, हम लोग ज़बरदस्ती करवा के ले रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते बोल? सुपर सैचुरेटेड। आपने देखा है चाशनी वगैरह जब बनती है, कोई भी स्वीट्स बनाने के लिए, जलेबी वगैरह बनाने के लिए जो चाशनी बनती है, चाशनी में शक्कर इतना सारा रहता है, पानी कम रहता है, शक्कर इतना सारा रहता है, फिर भी उसको लोग डिसॉल्व कर देते हैं। कैसे डिसॉल्व करते हैं? हीट करके, उसको इतना टाइम तक चलाते हैं, गर्म करते हैं, तब जा करके वो डिसॉल्व होता है। तो कौन सा सोल्यूशन है वो? सैचुरेटेड है क्या? आपने ज़बरदस्ती उसको मिक्स कराया इतना, तो कौन सा सोल्यूशन है वो? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की खास बात होती है, उसको आप जैसे छोड़ दोगे ना, वो थोड़े टाइम बाद प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सोल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व किया है ना, वो निकल जाता है उसमें से, सोल्यूशन में से निकल जाता है। अगर आपने देखा है जब चाशनी गरम रहती है, उसमें जलेबी बनाते हैं अपन, तो कुछ दिक्कत नहीं रहती, लेकिन वो जलेबी जब 4 घंटा 5 घंटा रखे रहेगी तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद शक्कर के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये वो एक्स्ट्रा शक्कर है जो चाशनी में डिसॉल्व हुई थी ज़बरदस्ती, वो क्या हो गई है? प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ गई, पीपीटी बन के, सॉलिडिफाई होकर के क्रिस्टल बन के बाहर आ चुकी है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल रहता है या अनस्टेबल रहता है? अनस्टेबल रहता है। उसको मौका मिलेगा तो वापस से क्या हो जाएगा? वो वापस से वो अपने एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल को फेंक देगा बाहर, ताकि वो खुद कैसा हो जाए? स्टेबल हो जाए, सैचुरेटेड बन जाए। तो कितना सोल्यूट डिसॉल्व करने का कैपेसिटी अभी बाकी है? कैपेसिटी या आपने कैपेसिटी तक डिसॉल्व कर लिया है, या कैपेसिटी से ज़्यादा आपने डिसॉल्व कर लिया है, इस हिसाब से सोल्यूशन की कितनी टाइप है? बोल, 3, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की सब लोग डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे बेटा। पेज नंबर 29 पर आओ, पेज नंबर 29, तीसरी लाइन। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी रीच वेयर द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स लीविंग द क्रिस्टल
टू पास इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर रिटर्निंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। मिला? ठीक है ना। अब ये क्या है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन नहीं है, ये आपको सॉल्यूशन बनता कैसे वो बता रहा है। समझो सॉल्यूशन बनता कैसे, असल में सॉल्यूशन बनता कैसे मालूम? हम लोग जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करते ना बेटा, ध्यान दे, हम लोग जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट समझ सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में। सॉलिड कौन से फॉर्म में था? क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में था। तो जो क्रिस्टल्स है ये सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मतलब समझिए एक क्रिस्टल है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते, क्या बनाते बोल? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूट घुल गया अंदर, मिक्स हो गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बोल? डिसोल्यूशन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बनता है। लेकिन सेम टाइम पर जो थोड़े बहुत सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए थे, ये बॉन्ड टूटती भी है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्रिस्टल वापस से क्या होगा बोल? अलग हो जाएगा। तो ये उल्टा प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ये उल्टा प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? क्रिस्टलाइजेशन। तो शुरुआत में क्या होता है मालूम? डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन बहुत स्लो हो रहा होता है। यानी 10 मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे होते हैं तो एक या 2 मॉलिक्यूल वापस से सॉलिड बन रहे होते हैं। तो आपको अंदर सॉलिड दिखेगा या मिक्स हुआ हुआ दिखेगा? मिक्स हुआ दिखेगा ना भाई, क्योंकि अगर 2 आ रहा है सॉलिड, इससे पहले कि आप उसको देख पाओ, रिटर्न से क्या बन जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो शुरुआत में डिसोल्यूशन बहुत फास्ट होता है और क्रिस्टलाइजेशन कैसे रहता है? कम रहता है। लेकिन एक टाइम आता है जब दोनों जगह पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुकी रहती है। इक्विलिब्रियम मतलब जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा था उस रेट से क्रिस्टल, 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बन रहे, तो सेम टाइम पर 5 मॉलिक्यूल क्रिस्टल भी बन रहे होंगे। तभी भी आपको क्रिस्टल दिख रहे होंगे क्या? नहीं। क्यों? जो 5 सॉलिड बन रहे वो फ़ौरन वापस से क्या बन जा रहे? सोल्यूशन बन जा रहे। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किसमें? अभी इक्विलिब्रियम में। इस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि अब अगर आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड किया तो वो सोल्यूशन में मिक्स होगा क्या? वो ऐसे ही रहेगा। वो बोलेगा इधर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, मैं उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों करूँ? क्योंकि हर कोई सिस्टम क्या चाहता है? अपने आप को इक्विलिब्रियम पे रखना चाहता है, स्टेबल रखना चाहता है। तो अब अगर आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं करेगा। बोलेगा ऑलरेडी वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, तो वाई शुड आई डिस्टर्ब इट? तो सैचुरेशन कब आता है बोल? सैचुरेशन कब आता है? जब डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या रहता है? इक्वल। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी रीच व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल लीविंग द क्रिस्टल टू पास इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर रिटर्निंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द क्रिस्टल। क्रिस्टल से सॉल्यूशन में जा रहे मॉलिक्यूल्स का नंबर बराबर होता है, इक्वल होता है। किसके? सॉल्यूशन से रिटर्न क्रिस्टल बन रहे मॉलिक्यूल्स, इसीलिए वहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ किया। तो सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं डिफाइन कैसे करूँ? तो डेफिनेशन देख आपको नीचे दिए। A saturated solution contain maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature। एक दिए गए टेम्परेचर पर जब किसी भी दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, इसी को ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो और सॉल्यूट डिसॉल्व होने की गुंजाइश हो जाती है। सॉल्वेंट को भी फिक्स रखना ज़रूरी है। एक गिलास में 10 चम्मच पे रुक गए थे ना, तुम मेरे सामने एक बाल्टी लेके आ गए, बोले रुको मैं 20 चम्मच डिसॉल्व करके देता हूँ, चलेगा क्या? नहीं ना। तो एक दिए गए टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितने मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, आपने ऐड कर दिया। अब जो सोल्यूशन बना कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड। आगे देख क्या लिखा हुआ है? अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये किसका डेफिनेशन हो गया? सुपर सैचुरेटेड का। तो अनसैचुरेटेड का कैसा लिखोगे बताओ? वही डेफिनेशन फिर से पढ़। अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर की क्या आएगा? लेस। अ सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो कितना सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट, ध्यान से देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट। सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी अभी बची है या नहीं, मतलब मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है या उससे ज़्यादा आपने सॉल्यूट डाल दिया है या अभी बची है कैपेसिटी, उस हिसाब से सॉल्यूशन की कितनी टाइप होती है बेटा बोल? 3। कौन कौन सी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देख ऑन डिफरेंट बेसिस मैंने आपको सॉल्यूशन की टाइप पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देख सॉल्युबिलिटी।
लेकिन सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले और आगे का पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए बोल? कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को नापा कैसे जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपने 11th में पढ़ा है। आपने कॉन्सेंट्रेशन को नापने के 4 या 5 तरीके 11th में पढ़े। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 5 तरीके आपने पढ़े। ये 5 ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन को नापने के बहुत सारे तरीके। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, इतने सारे तरीके कॉन्सेंट्रेशन को नापते हैं। अगर आप JEE जैसे एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पे सारे टर्म्स पढ़ने हो, उसमें कॉन्सेंट्रेशन के सारे टर्म्स पढ़ने हो। मोलालिटी, मोलारिटी, फॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लेवल पर जो दिया हुआ वो 5 ही दिया हुआ है। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा 11th में। कहाँ पढ़ा आपने? ये 11th में। लेकिन इस चैप्टर में इसका बहुत काम आने वाला है। तो अभी पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कॉन्सेंट्रेशन बोलते किसको है, और ये 5 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म, या 5 नहीं हम लोग 6 पढ़ेंगे। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 6 पढ़ेंगे। क्योंकि ये 6 चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आगे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना हर स्टेप में आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होने वाला है। असल में प्रीवियस जो सिलेबस है ना 2020 से पहले, उसमें सोल्यूशन चैप्टर के शुरुआत में ही कॉन्सेंट्रेशन दिया था, 11th में नहीं दिया था। सोल्यूशन और बड़ा चैप्टर था, उसमें पहले सोल्यूशंस का बेसिक पढ़ाया था, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ाया था। परसेंटेज बाय मास किसको बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी सब पढ़ाया था। उसके बाद सॉल्युबिलिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। पर आपके सिलेबस में क्या किया, ये 5 चीज़ 11th में दे दिया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी ये सब यहाँ पर दिया हुआ। क्योंकि आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ऐड करके दिया, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, ये सब आपको पहले के सिलेबस में नहीं था, अभी के सिलेबस में आपको दिया। समझ में अच्छी से, इसीलिए वो पार्ट 11th में डाला है। लेकिन ये चैप्टर आपको समझना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा भी 11th का भी रिवाइज करेंगे। अभी ये पूरा लिखो तुम लोग, फिर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? राइट इट डाउन फास्ट। अभी सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर सेइंग इज कॉन्सेंट्रेशन। चलो बोर्ड पर देखो सब लोग। कॉन्सेंट्रेशन बोलते किसको, पहले ये समझो। कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं आपको आसान भाषा में मतलब समझाऊँ तो क्वांटिटी, मिकदार, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर 2 ग्लास पानी था मेरे पास, एक ग्लास में अलग, एक ग्लास में अलग। एक जगह पर मैंने 1 ही चम्मच शक्कर डाला और एक जगह पर मैंने 3 चम्मच शक्कर डाला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप दूसरे वाले ग्लास को बोलोगे। तो इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे कि सेकेंड ग्लास में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, या फिर सेकेंड ग्लास का जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और फर्स्ट ग्लास का सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। यानी कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं नापता है, कॉन्सेंट्रेशन नापता है अमाउंट ऑफ, अमाउंट बोलो, क्वांटिटी बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी दिए गए सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है, इसको नापना हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे अभी अपनी जो एग्जांपल हमने लिया कि एक गिलास में 1 चम्मच, एक गिलास में 3 चम्मच, तो दूसरे वाले गिलास में शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो हम लोग अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और पहले वाले गिलास का कॉन्सेंट्रेशन लो है। अब कॉन्सेंट्रेशन को नापा कैसे जाए सर, तो अभी अपनी जो एग्जांपल है उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले ग्लास का कॉन्सेंट्रेशन है 1 स्पून पर ग्लास, और दूसरे में क्या बोलोगे आप, दूसरे ग्लास का कॉन्सेंट्रेशन है 3 स्पून पर ग्लास। पर केमिस्ट्री में हम लोग ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं क्या, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून पर ग्लास, ये सब यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, देख, एक्सप्रेस्ड एज, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैसे दिखाया जाता है, कौन कौन से यूनिट में दिखाया जाता है, तो इसके बहुत सारे यूनिट है। सबसे पहला है परसेंटेज बाय मास, दूसरा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है मोलारिटी,
पांचवा है मोलालिटी, ये मोलारिटी है, आर है इधर, हाँ, और ये मोलालिटी है, इसमें इधर एल है, ठीक है ना। तो मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीपीएम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीपीएम, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, ये सब तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को दिखा सकते हैं। अब इसमें से शुरू के 6 हमको स्टडी करना है, मोल फ्रैक्शन तक के, यहाँ तक के हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते बेटा, सबसे फर्स्ट क्या है देख, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना। इसको ऐसा दिखाया जाता है W/W, परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना। एकदम सिंपल है। परसेंटेज बाय मास किसको बोलते हैं बेटा, पहले तो मेरे को ये बताओ परसेंटेज निकाला कैसे है, हाउ टू कैलकुलेट, किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जिस चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है उसकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू से और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। यही तरीका है ना, जो भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है उसकी वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या नाप रहे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या नाप रहे हम लोग बता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज भी निकाला जा रहा है वो किसका निकाला जाता है, सॉल्यूट का ही अमाउंट को निकाला जा रहा है ना। तो इधर ध्यान से देख, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाय मास इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस यही फॉर्मूला है परसेंटेज बाय मास का, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी बोल, परसेंटेज बाय मास। जैसे मिसाल के तौर पर समझो कहीं पर ऐसा लिखा है अ शुगर सॉल्यूशन, या इधर एग्जांपल दे दो, अ शुगर सॉल्यूशन हैविंग 5% बाय मास ऑफ शुगर। इसका क्या मतलब है, 5% बाय मास ऑफ शुगर, इसका क्या मतलब है, पूरे सोल्यूशन के टोटल मास में शुगर का मास कितना है, 5%। पूरे सोल्यूशन के टोटल मास में शुगर का मास कितना है, 5%। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता ना, दैट इज़ अगर सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें शुगर का मास कितना रहेगा बोल, 5 ग्राम ना, 5% यानी 100 में कितना, 5% यानी 100 में 5। तो अगर टोटल सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो शुगर का कितना रहने वाला है, 5 ग्राम रहने वाला है। टोटल सोल्यूशन अगर 1000 ग्राम रहेगा तो शुगर 50 ग्राम रहेगा, ये होता है इसका मतलब। तो ऐसा भी आप न्यूमेरिकल में आगे देखोगे, जैसे एक न्यूमेरिकल है आपको, अ सोल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन एंड टोलिन, द बेंजीन इज़ 5% बाय मास, 30% बाय मास, ऐसा पढ़ोगे आप। मतलब कि अगर टोटल सोल्यूशन 30% बाय मास, इसका मतलब क्या है, टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें वो पर्टिकुलर चीज़ कितने ग्राम है, 30 ग्राम है। समझ में आ रहा अच्छे से, ये पहला तरीका है परसेंटेज बाय मास। अगर आप मास को रिप्लेस कर दो वॉल्यूम से, मास को किससे रिप्लेस कर दो बोल, वॉल्यूम से, तब जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको ऐसा दिखाया जाता है V/V, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका बोलो, चलो तुम लोग बोलो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। समझा अच्छे से। तो एक इसमें मास को मास से कंपेयर किया जाता है, इसमें वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर किया जा रहा है। एक तीसरा तरीका होता है जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या नाम है बोल, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको ऐसा दिखाते हैं M/V, या सॉरी W/V, W/V। तो उसका नाम ही आपको बता रहा है मास बाय वॉल्यूम किसको बोलेंगे। इधर ध्यान से देख, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर कौन है मास, तो सॉल्यूट का क्या लेना है बेटा, मास, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे कौन है बोल, वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का क्या लेना है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। ये उतना काम नहीं आता, ये दोनों ज़्यादा काम, इसमें भी ज़्यादा काम ही आता है परसेंटेज बाय मास, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ जिसका नाम है मोलारिटी। क्या नाम है बेटा बोल, मोलारिटी। मोलारिटी इसको कैपिटल M से दिखाते हैं।
किससे दिखाते हैं बोल, कैपिटल एम। एकदम सिंपल है। किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी कैसे नापी जाती है, ध्यान से देखना, किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी कैसे नापी जाती है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। क्या होता है बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। यानी अब जो हमारा सोल्यूट है, जो पार्टिकल है, उसका मास नहीं ले रहे हम लोग, उसका वॉल्यूम भी नहीं ले रहे, क्या ले रहे उसका, नंबर ऑफ मोल। क्या ले रहे बोल, नंबर ऑफ मोल। और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किससे डिवाइड करेंगे बोल इसको, सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से। लेकिन ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, शर्त, ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए बोल, लीटर। तो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलारिटी बोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, मोलारिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखा दे, नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते बोल, एन से। अच्छा एक और चीज़, हाँ यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी मैं 1 सबस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा ना तो ये सॉल्वेंट के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा बोल, सॉल्वेंट के लिए। और 2 सबस्क्रिप्ट जब मैं यूज़ करूँगा तो ये सोल्यूट के लिए रहेगा। ये किसके लिए रहेगा बोल, सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल एन, सोल्यूट मतलब 2, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी टोटल वी, ना 1 ना 2, टोटल वी इन लीटर। वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों। अच्छा नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है रे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको कई बार बताया मैंने, मास अपॉन मोलार मास। तो अगर कहीं पे नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा निकालेंगे, मास बाय मोलार मास। और जब इतना कर लिया है तो मोलारिटी का ऐसा यूनिट भी देख लो। ऊपर कौन है बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल को किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। नंबर ऑफ मोल को किस में नापते हैं, मोल में। नीचे कौन है, वॉल्यूम, किस में, लीटर में। तो मोल पर लीटर, ये यूनिट है मोलारिटी का, मोल पर लीटर। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो आप बेटा, लीटर और एक चीज़ के बराबर होता है, याद करो, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। तो इसको और कैसा लिख सकते हैं हम लोग, देख, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। या इसको सिंपली ऐसा लिखा जाता है, देख, मोलार। तो ये मोल पर लीटर का आप और क्या लिख सकते हो बोल, मोलार। या फिर इसको सिंपली ऐसा भी लिखा जाता है, यहाँ से लिखा सिर्फ एम। इसको पढ़ने का क्या, एम को पढ़ने का क्या, मोलार ही पढ़ने का। एम अगर फॉर्मूले में आ रहा है दैट इज़ मोलारिटी, लेकिन यूनिट में आ रहा है तो मोलार। तो आपको ऐसा दिया रहेगा, NaCl सोल्यूशन विच इज़ हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 5m। तो इसको 5m नहीं पढ़ेंगे, 5 मोलार। और ये मोलार मतलब ये क्या बता रहा है आपको, ये m क्या बता रहा है आपको, मोल पर लीटर। तो जहाँ भी आपको चैप्टर में कैपिटल M यूनिट में दिखेगा उसका मतलब क्या है बोल, मोल पर लीटर। समझ में आ रहा अच्छे से, ये हो गया अपना मोलारिटी। ठीक है, हो गया बोल मोलारिटी। डेफिनेशन क्या आएगी इसकी बोल, डेफिनेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ख़त्म। इसको बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी समझा अच्छे से। मोलारिटी के बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी, ये मोलारिटी था और मोलालिटी, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। इसको कैपिटल M से दिखाया जाता है, उसको स्मॉल m से दिखाया जाता है। फॉर्मूला क्या है सर इसका, तो बेटा मोलालिटी बराबर होती है, ध्यान से देखना, मोलालिटी बराबर होती है, ऊपर का सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे आएगा मास ऑफ, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ, ये अलग है थोड़ा सा, मास ऑफ सॉल्वेंट। आप ये मिस्टेक करते हो इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बोला, बोलो क्या आएगा। तुमको लगता है हर बार नीचे सोल्यूशन आ रहा है, हर बार नीचे सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन आएगा, नहीं। मोलालिटी के फॉर्मूले में ये चीज़ अलग है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में बेटा, कंपलसरी मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, किस में होना चाहिए बोल, केजी में होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। ये किसका फॉर्मूला है बोल, मोलालिटी का फॉर्मूला। सिंबल में कैसे लिख सकते हैं इसको, मोलालिटी को स्मॉल m से दिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल को n से दिखाएंगे, सॉल्यूट के लिए 2, मास को ना w से दिखाते हैं हम लोग, मास को किससे दिखाते हैं बोल, w से। और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करने बोला मैंने, 1, तो N2/W1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी।
एकदम अच्छे से समझा। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। देखिए ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी केजी। तो क्या है इसका ऐसा यूनिट मोल पर केजी। ऐसा यूनिट क्या बेटा इसका मोल पर केजी, या इसको ऐसा भी लिखते हैं मोलाल। इसको क्या लिखते थे मोलार, इसको क्या लिखते हैं मोलाल। अच्छा मोलार और कैसा लिखा हुआ दिख सकता है आपको कैपिटल एम, इसी तरह मोलाल ऐसा भी लिखा देते सिर्फ स्मॉल एम। क्या बेटा सिर्फ स्मॉल एम। तो कहीं पे लिखा है अ सॉल्यूशन, ध्यान से अ सॉल्यूशन हैविंग सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ सॉल्यूट हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 स्मॉल एम। क्या पढ़ोगे इसको 3 मोलाल। तो ये 3 मोलाल आपको क्या दिया हुआ है मोलालिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोल मोलालिटी। तो जैसे कहीं पर भी अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है मोल पर लीटर, उसी तरह कहीं पर अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बोल मोल पर केजी। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट किसका बेटा मोलालिटी का। इसका डेफिनेशन क्या है बोल हाउ विल यू डिफाइन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट इन केजी। खत्म, ये हो गया आपका मोलालिटी। अब जो आखिरी टर्म आपको यहाँ पर पढ़ना है दैट इज़ योर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं बोल स्मॉल एक्स। ये बहुत स्पेशल टाइप का टर्म है कॉन्सेंट्रेशन में। अभी तक जितने भी आपने पढ़ा ये सब कॉन्सेंट्रेशन जो भी निकाला जा रहा है, चाहे परसेंटेज बाय मास हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो, मास बाय वॉल्यूम हो, मोलारिटी हो, मोलालिटी हो, ये सब सॉल्यूट के लिए निकाला जा रहा है। किसके लिए निकाला जा रहा है बोल सब में फॉर्मूले के ऊपर कौन आ रहा है सॉल्यूट आ रहा है। ये अकेला ऐसा टर्म है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालते वक्त जिसमें आप सॉल्यूट के लिए भी इसको निकाल सकते हो और सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हो। ये अकेला ऐसा टर्म सारे उन सारों में ये अकेला ऐसा, इसको सॉल्यूट के लिए भी निकाला जा सकता है और सॉल्वेंट के लिए भी। यानी आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी पता कर सकते हो और सॉल्वेंट का भी पता कर सकते हो। समझ रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाला जा सकता है और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाला जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखता बेटा बोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको ऐसा दिखाएंगे x1 सॉल्वेंट के लिए 1 ना, और मोल फ्रैक्शन के लिए x। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो इसको कैसा लिखाओगे x2। तो सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान से देख बेटा मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मतलब क्या सर मैंने अभी बताया मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन का एक साथ नहीं निकाला जाता। मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालते हैं या तो सॉल्यूट के लिए या तो सॉल्वेंट। तो समझ आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर क्या लिखा था एक नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो तो ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है अच्छे से। आप जरा ध्यान से देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगा फिर मैं, हाउ विल आई राइट डाउन द डेफिनेशन। ध्यान से देखना बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ component of a solution is defined as number of mole of that component per unit total number of mole of solution। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जा रहा है वो बराबर होता है उस कंपोनेंट का, दैट कंपोनेंट मतलब उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अच्छा कंपोनेंट होते हैं कितने दो ना, हम लोग बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे थे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इधर ध्यान से देख बताइए n1 कौन है n2 कौन है। n मतलब नंबर ऑफ मोल, n मतलब नंबर ऑफ मोल, तो 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ और n2 नंबर ऑफ मोल ऑफ। तो आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं
सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और सॉल्यूट का भी निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूट का भी निकालते हैं, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्यूट का भी निकालते हैं। तो जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले रहे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल किसका लेना है, सॉल्वेंट, तो ऊपर कौन आएगा बोल, N1, नंबर ऑफ मोल को N से दिखाते ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या लोगे इसको, N1, नीचे क्या लेना है, टोटल, तो टोटल ऐसा लिखा जाएगा ना, N1 प्लस, दो ही चीज़ से बना है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, और कोई तीसरा है क्या, नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा बोल, N1 प्लस N2, तो ये आ गया आपका x1। बता फिर x2 क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला करके नंबर ऑफ मोल। ये असल में आपको बताता है क्या मालूम, फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन मतलब सर समझ आपको x1 का वैल्यू 0.7 आ रहा है, कितना आ रहा है बोल, 0.7, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना परसेंट बनेगा देखिए 70, इसका मतलब उस सोल्यूशन में 70% सॉल्वेंट है, 70% क्या है बोल, तो सॉल्यूट कितना रहेगा 30%, समझ में आ रहा अच्छे से। अच्छा कहीं पे ऐसा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 मतलब इसको परसेंटेज में कैसा बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 इंटू 1 100, यानी उस सोल्यूशन है पूरा का पूरा 100%, सिर्फ और सिर्फ कौन है, सॉल्यूट है क्या, सॉल्यूट कितना परसेंट है इसमें, 0, तो अगर x1 का वैल्यू 1 होता है तो x2 कितना हो जाएगा 0, अगर x2 का वैल्यू 1 होता है तो x1 0, x1 1 है मतलब पूरा का पूरा खाली सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं, x2 1 है मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ही नहीं। ये अगर 0.6 है, ध्यान दे, ये अगर 0.6 है तो ये कितना रहेगा 0.4, ये 0.5 है तो ये 0.2 है तो वो 0.8, यानी दोनों मिला के हमेशा आंसर कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि 100 के ऊपर नहीं आएगा। आप सॉल्व किए, आपको x1 का वैल्यू आ रहा है 2.3, तो डब्बा बना के उस पर आंसर लिख के आगे बढ़ोगे, थोड़ा उधर टेंशन आना चाहिए तुमको, x का वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2, कभी भी 1 के ऊपर जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता, और ये दोनों मिला के आंसर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कंसीडर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 को कंसिडर करो, तो x1 दिया उसकी वैल्यू रख, क्या है बोल, n1 बाय n1 प्लस n2, प्लस x2 किया उसकी वैल्यू रख, क्या है बोल, n2 बाय n1 प्लस n2, दोनों के अपॉन में n1 प्लस n2 कॉमन है, एक बार लिख दो, ऊपर क्या बचा n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 कितना आ गया बोल, तो x1 प्लस x2 मिलाकर हमेशा कितना आता है 1, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप ऐड करोगे तो आपको आंसर हमेशा आपको आंसर कितना आएगा बोल, 1 है, 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया। कई बार क्वेश्चन में अभी आगे आप लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़ोगे, एक लॉ है रॉल्ड्स लॉ, वो पढ़ोगे आप, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, तो कभी कभी नहीं दिया होता है, तो आप क्या करते हो, पहले सॉल्यूट का निकालते हैं इस फॉर्मूले से, फिर सॉल्वेंट का निकालते हो, नहीं एक का आगे तो दूसरे पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, समझ तुमने सॉल्वेंट के पीछे मेहनत कर लिया और निकाल लिया 0.7, तो सॉल्यूट के पीछे मेहनत करने की जरूरत है क्या, उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.7 कितना आएगा 0.3, डायरेक्ट आ गया ये, इसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं, समय अच्छे से क्या बोलो। तो ये 6 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स आपको इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए, वरना आपके चैप्टर में दिक्कत आएगी। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज बाय मास, मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, वो 2 अगर आप एक बार भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के 4 आपको नहीं भूलना, समझ में आ रहा है। और मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा रॉल्ड्स लॉ ही मोल फ्रैक्शन के ऊपर है। इज इट वेरी मच क्लियर है, सबको एकदम अच्छे से समझा। अब कहीं पे भी आपने कैपिटल M देख लिया, स्मॉल m देख लिया, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, स्मॉल m मतलब मोलालिटी, या x2 देख लिया, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पूरा बोलो, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये किसकी बात चली, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की, चाहे मोलारिटी हो, चाहे मोलालिटी हो, चाहे x2 हो, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सब किसके बात चली बोल, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, तो कहीं भी अगर x2 लिखा हुआ है, कहीं भी अगर कैपिटल M लिखा हुआ है, कहीं भी अगर स्मॉल m लिखा हुआ है, मतलब किसकी बात चली बोल, सॉल्यूट की क्वांटिटी की बात चली, किसकी बात चली बोल, सॉल्यूट की क्वांटिटी। मैं जानबूझ के आपको ये बात बता रहा हूँ, सुनो ज़रा क्यों। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मालूम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 पेज के बाद वो चालू होगा।
सोल्यूशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर किसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आगे भी पढ़ने वाले, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वो खास प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बोल? अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब तक सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं। नेचर भी नहीं, नेचर कुछ भी रहने दो, क्वांटिटी चेंज तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, क्वांटिटी सेम तो कॉलिगेटिव क्वांटिटी सेम। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बोल? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पर डिपेंड करती है वो? सॉल्यूट के नंबर पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। आपको टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है इस चैप्टर में। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है डेरिवेशन करने के लिए, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा प्रूफ करने के लिए आता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा प्रूफ करने आता है। किसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो किस पर डिपेंड करे? सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। तो आप पूरा डेरिवेशन करोगे, लास्ट में आपको ऐसी एक लाइन आएगी, RLVT रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ऐसी लाइन आएगी। अब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि RLVP किस पर डिपेंड कर रहा है बोल? किस पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं जानबूझ के आपको ये बात बताऊँ, आपको किसी भी प्रॉपर्टी को अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बोला है, आप बस ऐसा ला दो कि वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? x2। तो इसको याद रखना, x2 आपको क्या बताता है बेटा? x2 आपको बताता है, वैसे तो इसका नाम है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका नाम क्या है बोल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पर ये आपको बताता है क्या बोल? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बताता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट की अमाउंट को बताता है x2। तो जब भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना होगा, आप उस प्रॉपर्टी को x2 के प्रोपोर्शनल दिखाओगे और नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? समझा ना? समझ में आ रहा अच्छे से? तो यहाँ पे सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म हो गए, ये सब आपने 11th में पढ़ा है। तो अभी इधर काम है उसका इस चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको रिकैप दे दिया। समझा? इसको लिखो, फिर चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्युबिलिटी मिला बेटा? अब ये सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? सब लोग इधर ध्यान देंगे मेरी तरफ। लेट्स से आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, कितना तो भी 1 लीटर 2 लीटर, समझिए सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब इसमें मुझे कोई सॉल्यूट ऐड करना है ताकि क्या बने? सोल्यूशन। तो लेट्स से आई एम एडिंग शुगर इनटू इट, मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ। तो हम सबको मालूम है कि इसमें कितना भी शुगर डिजॉल्व हो जाएगा, क्या एक लिमिट है ना। तो समझ, पहले 1 मोल शुगर डाला। अब थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोल। तो सॉल्वेंट कितना है बोल? 1 लीटर। सॉल्वेंट कितना है? 1 लीटर। सॉल्वेंट का अमाउंट मैं फिक्स रख रहा हूँ और टेम्परेचर भी फिक्स रख रहा हूँ, ठीक है ना। ना सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करना है ना टेम्परेचर चेंज करना है, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है? सॉल्यूट की क्वांटिटी। तो पहले इसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट डाला, मैंने देखा वो डिज़ोल्व हो गया। 2 मोल सॉल्यूट डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। 3 मोल भी डिज़ोल्व हो गया। 5 मोल पे डिज़ोल्व हो गया, लेकिन उससे थोड़ा भी ज़्यादा डाल रहा हो तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। यानी जो 1 लीटर सॉल्वेंट था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है? 5 मोल। तो हम लोग बोलेंगे इस सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है शुगर और वाटर का, इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है, ध्यान से सुना, इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है 5 मोल्स पर लीटर। कितनी बोल? 5 मोल्स पर लीटर। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सॉल्वेंट कितना था? 1 लीटर। और सॉल्यूट कितना उसमें मैक्सिमम डिज़ोल्व हुआ? 5 मोल। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 5 मोल्स पर लीटर। समझिए 2 लीटर रहता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रहता है बोल? वॉल्यूम कितना रहता है? 2 लीटर। और आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो, समझो आपने 18 मोल सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हुआ है बोल? 18 मोल। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो 2 लीटर में 18 मोल डिज़ोल्व हो रहा है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 9 मोल। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 9 मोल्स पर लीटर। तो किसी भी दिए गए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, इसी को उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं बोल? सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक बात और समझिए, 1 लीटर है, मैं इसमें मैक्सिमम 5 मोल ऐड कर सकता हूँ, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी है 5 मोल पर लीटर। तो ये 5 मोल ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
यानी सॉल्युबिलिटी जब हम लोग नापते हैं, जिस टाइम पर नापते हैं उस वक्त हमारा सोल्यूशन किस पे होता है, सैचुरेटेड कंडीशन पे होता है। तो देखो आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी है, सब लोग ध्यान से देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मिल गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इज इट्स अमाउंट, इट्स अमाउंट मतलब किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ताकि कैसा सोल्यूशन बने बेटा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट हम लोग मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो इस क्या क्या ले रहे हैं इसमें हम लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग किस में नाप रहे हैं, मोल में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोल पर लीटर। तो उस पूरे पैराग्राफ में लास्ट में देखो यूनिट मोल पर लीटर मिला, यूनिट मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है बोल, मोल पर लीटर। तो आपने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिया, आपने यूनिट भी अंडरलाइन कर लिया, क्या है बोल, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर देख के कुछ याद आ रहा है क्या, देख किसका यूनिट था वो अभी पढ़े थे, मोल पर लीटर किसका यूनिट था, मोलारिटी का। यानी सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं किसकी बात करती है, मोलारिटी की बात करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा उस वक्त की जो मोलारिटी रहेगी वही सॉल्युबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो आप उसकी मोलारिटी तो निकाल सकते हो, पर वो मोलारिटी सॉल्युबिलिटी को बताएगी क्या, नहीं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो मोलारिटी होती है वही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो चाहिए तो उधर लिख लो ऐसा, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी, ऐसा लिख दो, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। solubility equal to solubility equal to solubility equal to molarity of saturated solution। क्यों लिखा रहा हूँ मालूम ये चीज़, अभी आगे ना आप देखोगे क्वेश्चन में आपसे मोलारिटी निकालने बोलेगा, तो मैं मोलारिटी की जगह पर सॉल्युबिलिटी निकाल दूंगा और उसको आंसर भी लिख दूंगा। फिर आप बोलते हो पूछा मोलारिटी था सर ने, निकाल दिए सॉल्युबिलिटी। क्यों, समझ में आ रहा है ना, मोलारिटी सॉल्युबिलिटी अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो दोनों एक ही बात है, उसका भी यूनिट मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट मोल पर लीटर, समझ में आ रहा है। तो फिर एक बात, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, किसी भी दिए गए सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हो, ये उसकी क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी होती है। ये क्या होती है बोल, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी मैं आपको शक्कर पानी की एग्जांपल दे रहा था, अगर उसको हीट कर दे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होने लग जाता है। तो कुछ फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं, सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं बोल, चेंज। तो अब हमको उन फैक्टर्स को पढ़ना है, तो आपको ऑल टोटल 3 फैक्टर स्टडी करनी है। कितने फैक्टर, 3। पहला फैक्टर है नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। टोटल कितने फैक्टर पढ़ने बोल, 3, नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, टाइप ऑफ सोल्यूशन कितना देखे थे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर 9। इन सब सोल्यूशन को अब हम लोग चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर में हम लोग मेनली 2 टाइप का सोल्यूशन पढ़ेंगे। एक तो वही जो हमको सबको बचपन से पता है, सॉलिड इन लिक्विड, पहला कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड। और एक दूसरा सोल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। किसका, यानी 2 ही टाइप के सोल्यूशन हमको स्टडी करना है। कौन से 2, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, बस, ठीक है। तो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, देख, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिक्स होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इथेनॉल को पानी में डालोगे तो पानी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसी पानी में आप तेल डाल दो, ऑयल डाल दो, मिक्स होगा क्या, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बोला समझ में आ रहा है अच्छे से। आप नेप्थलीन को लो, नेप्थलीन बॉल्स आते हैं वो वाइट वाले जो हम लोग यूज़ करते हैं, नेप्थलीन को बेंजीन लिक्विड में डाल दो, बेंजीन में डाल दो, वो डिसॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उसको पानी में डाल दो, वो नहीं डिसॉल्व होगा। तो ऐसा क्यों होता है, कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिल जाता है, कोई सॉल्वेंट में दूसरा सॉल्यूट नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। बेटा एक सेइंग है, एक बात है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो हर चीज़ के लिए लागू होती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीज़ ही अपनी जैसी चीज़ों में घुलती मिलती है। समझ में आ रहा है। अभी कोई एक आलिम मौलाना टाइप का इंसान है, वो चर्ची लोग के दोस्ती कर लेगा क्या, बोले हजरत काय को जाते हैं, बोले वो उन लोग से मेरे को अपनी वाली वाइब आती है। बोलो
आप लोग भी जब दोस्ती करते हो, फ्रेंडशिप करते हो, तो आपने देखा होगा आपके मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनसे हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी चलती है। जो हमारी मेंटालिटी के लोग नहीं रहते हैं उनसे उतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाती। अरे उन लोग से बात करने का मन ही नहीं करता भाई, है कि नहीं? लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में डिजॉल्व होती है कि नहीं? कोई बेवड़ा है तो उसका किसी दूसरे बेवड़े के साथ बहुत जमेगा एकदम अच्छी दोस्ती रहेगी। लेकिन उसकी किसी मौलाना साहब के साथ नहीं जमेगी। वो मौलाना साहब को देख के कन्नी काट लेगा, बोले भागो यहाँ से। अभी मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो कोई दूसरा सामने वाला टीचर है तो हमारी दोस्ती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोले? तो लाइक डिजॉल्व लाइक ये एक सेइंग है, ये केमिस्ट्री में भी वैलिड होती है। फंडा कुछ ऐसा है, आप एक सॉल्यूट ले रहे हो, एक सॉल्वेंट ले रहे हो, दोनों को मिलाना चाह रहे हो, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा किस पे डिपेंड करता है? उनके नेचर पर। अगर दोनों का नेचर सेम है तो मिल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और नहीं सेम है तो नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर समझ, सॉल्यूट पोलार है और सॉल्वेंट नॉन पोलार है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सॉल्यूट नॉन पोलार है, सॉल्वेंट पोलार है, नहीं मिलेगा। सॉल्यूट पोलार, सॉल्वेंट पोलार, मिल जाएगा। सॉल्यूट नॉन पोलार, सॉल्वेंट नॉन पोलार, मिल जाएगा। बस यही है नेचर खत्म। और जो पहला फैक्टर नेचर वो यही है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम रहेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर नहीं सेम रहेगा तो नहीं डिजॉल्व। अच्छा, पोलार नॉन पोलार क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। पोलार मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, चाहे कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, चाहे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। और नॉन पोलार जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना है, वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसमें। असल में फंडा कैसा है मालूम? समझ, आपने एक पोलार सॉल्यूट लिया, लेट्स से NaCl। क्या लिया बेटा आपने? NaCl। इस पे Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज, करेक्ट है? इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया। किस में डिजोल्व किया बेटा? तो वाटर में आपको पता है ना, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। रीज़न क्या मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन से खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक NaCl यहाँ पे ले लो, ठीक है ना? तो इधर ध्यान से देखना, इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? NaCl सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कौन है बेटा? H2। सॉल्वेंट कौन है बोल? H2। अब होता क्या, जरा ध्यान से देखना, ये Cl माइनस और Na प्लस, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? किसके बीच का? ये आयन के बीच का। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके बीच का। ये H2 के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव, क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी प्लस माइनस के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है कि नहीं? सिमिलरली Na प्लस, ध्यान से देखा, Na प्लस और O माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, H प्लस और H प्लस और Cl माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का है, इसको बोलते हैं सॉल्यूट इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट इंटरैक्शन। ये किसके बीच का है? सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोलते हैं बोल? सॉल्वेंट इंटरैक्शन। और ये किसके बीच का है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर तीनों टाइप के इंटरैक्शन एक ही जैसे हैं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का। तीनों टाइप के इंटरेक्शन की जो क्वांटिटी है, मतलब जो वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट कैसी है? सेम, कंपेरेबल है, एक दूसरे से कंपेरेबल। इसीलिए NaCl वाटर में क्या हो गया बोल? डिजॉल्व। यही अगर आप इसी वाटर में NaCl को डालने की बजाय मीथेन को डालते, CH4 को डालते, तो मीथेन नॉन पोलर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बोल? नॉन पोलर। तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। इधर पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग वेंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? वेंडर वॉल फोर्सेस। और आपने पढ़ा होगा जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उसमें सबसे वीक यही रहता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? वेंडर वॉल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? आयोनिक, पोलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो भी वेंडर वॉल फोर्स रहेगा। तो कहीं पे आयनिक है, कहीं पे वेंडर वॉल है। आप आयनिक को वेंडर वॉल के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या? आयनिक फोर्स बहुत हाई होता है, वेंडर वॉल फोर्स बहुत लो होता है, तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाए। यानी डिसोल्यूशन तभी हो सकता है जब सॉल्यूट के बीच का इंटर रिएक्शन, सॉल्वेंट के बीच का इंटर रिएक्शन और सॉल्वेंट के बीच का इंटर रिएक्शन सब कैसा हो? एक जैसा हो, कंपेरेबल है, उसकी वैल्यू आसपास में हो, तो ये डिसोल्यूशन होता है, वरना नहीं। और ये कब पॉसिबल है? जब नॉन पोलर में मिले या फिर पोलर में मिले। अगर पोलर को नॉन पोलर में डालोगे तो नहीं पॉसिबल है, नॉन पोलर को पोलर में डालोगे तो भी नहीं पॉसिबल। बस यही है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन के साथ है, सब लोग आप लोग देखो उधर, कैन यू टेल करके पेज नंबर 29 पे एक डब्बा दिए थे, कैन यू
टेल मिला। कैन यू टेल में क्या पूछा उसने, वाई नेप्थलीन डिजॉल्व इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। नेप्थलीन बेंजीन में मिल जाता है, पानी में नहीं मिलता है, क्यों? नेप्थलीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बेंजीन भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पर वाटर पोलर है। नेप्थलीन नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर, पोलर पोलर एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सॉरी नॉन पोलर एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। नेप्थलीन भी नॉन पोलर, बेंजीन भी नॉन पोलर, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व। अकॉर्डिंग टू विच रूल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब क्यों होंगे आप उसका रीजन भी दो। इन द केस ऑफ नेप्थलीन मिक्स या फिर डिजॉल्व्ड इन द बेंजीन, द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर ऑल कंपेरेबल। ये सब कैसे बोल, एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसीलिए वो डिजॉल्व हो जा रहा है। पर नेप्थलीन वाटर में क्यों नहीं डिजॉल्व हो पा रहा है? नेप्थलीन कैसा है, नॉन पोलर, वाटर कैसा है, पोलर, इसीलिए वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि उधर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एक जैसा नहीं रहेगा। समझा? बस ये हो गया नेचर वाला टॉपिक खत्म। कितना आसान है। क्या याद रखना है आपको खाली, क्या याद रखना है आपको खाली, लाइक डिजॉल्व लाइक। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सेम टाइप के रहेंगे तो डिसोल्यूशन होगा, वरना 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 नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक सिंगल एक्सेप्शन। कौन सा मालूम? वही केस जो मैं आपको चैप्टर की शुरुआत से एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी लो शक्कर मिला दो, पानी लो शक्कर मिला। अभी तो सवाल उठता है ना, व्हाट इज शुगर, व्हाट इज शुगर, शुगर क्या है बोल। ये जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, जो शक्कर हम लोग खाते हैं, व्हाट इज दिस, सुक्रोज रे, ग्लूकोज नहीं है पागल लोग। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या शुगर की सबसे बेसिक फॉर्म का नाम है। जो शक्कर हम लोग खाते हैं दैट इज सुक्रोज। कौन सा शक्कर है बोलो, सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये शुगर है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स नॉन पोलर होते हैं। दे आर ऑल नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। तो फिर कैसे डिजॉल्व, शुगर तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो फिर ये उसमें डिजॉल्व कैसे हो रहा है, जबकि ये नॉन पोलर है और वो, ये नॉन पोलर है और वो पोलर है, तो फिर डिजॉल्व कैसे हो रहा है? क्वेश्चन उठता है कि नहीं बोल, बिल्कुल उठता है। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इसलिए डिजॉल्व हो रहा है, मैंने आपको बताया लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल तो है, लेकिन नॉन पोलर में इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो नॉन पोलर है, वो इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटररिएक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटररिएक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटररिएक्शन कंपेरेबल, एक जैसा, इसलिए मिक्स हो जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, भले से नॉन पोलर है। सुक्रोज नॉन पोलर होने के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सुक्रोज नॉन पोलर होने के बावजूद भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। लाइक अगर आप सुक्रोज का फॉर्मूला देखोगे बेटा, इफ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, यहाँ बीच में ऐसा ऑक्सीजन की लिंकिंग होती है, बीच में ऐसा ऑक्सीजन की लिंकिंग होती है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है। इधर रहता है CH2OH, इधर पे भी रहता है CH2OH, यहाँ पे भी रहता है CH2OH, सॉरी इधर इधर OH, यहाँ OH, यहाँ पर OH, इधर OH, यहाँ OH, इधर OH, ऐसा रहता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो इसमें इस OH वाले कंपाउंड को देख जरा, ये ऑक्सीजन है, ये अमीर, ये गरीब, यानी इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो। ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल। सर जब चार्ज आ रहा है तो उसको नॉन पोलर क्यों बोलते? नॉन पोलर इसलिए बोलते क्योंकि सब पे नहीं आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है। सब पे इधर लेके आ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे लेके आ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सब पे नहीं आ रहा है, कहीं कहीं पे आ रहा है। इसके लिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन ये एक सुक्रोज है, इसके बाजू में दूसरा वाला सुक्रोज रहेगा, ऐसा इसके बाजू में दूसरा वाला पूरा सुक्रोज रहेगा। तो इसका ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, इसका हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, कौन सा बॉन्ड आया, आयोनिक, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। और ये सुक्रोज यानी शुगर के बीच का, सॉल्यूट के बीच का इंटरएक्शन है। वाटर में सॉल्वेंट के बीच का इंटरएक्शन भी सेम है। और जब इसको इसमें मिलाओगे तो इसका ऑक्सीजन का O का नेगेटिव हाइड्रोजन के H के पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन का H का पॉजिटिव वाटर के O के नेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो सारे इंटरएक्शन कौन से टाइप के, सेम टाइप के ना, इसलिए सुक्रोज वाटर में क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है नॉन पोलर होने के बावजूद भी। तो आपको एक क्वेश्चन ये पॉसिबल है यहाँ से, वाई नेप्थलीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर,
रीजन बता दिया। एक क्वेश्चन ये पॉसिबल है, सुक्रोज बीइंग नॉन पोलर स्टिल इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर विच इज पोलर, व्हाई? रीजन समझा? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि उसके अंदर एक खास बात होती है, कौन सी है कि ये बॉन्ड क्या कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाए, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ना। तो इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कैन यू टेल के बॉक्स के नीचे वही समझे आपको। देख, शुगर डिजॉल्व इन वाटर और फिर एक्सप्लेनेटरी मार्क डाला है ताकि आप हैरान हो। उधर हैरानी बनती है ना, शुगर नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, ऐसा कैसे मिल गया? तो उसके पीछे का रीज़न क्या बेटा? देखो, द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर in water is due to intermolecular hydrogen bonding between sugar and water। सही, समझ में अच्छे से? तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, क्या बेटा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कितना सा फंडा है? लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व। पोलर नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व सकता है, नॉन पोलर पोलर में नहीं डिजॉल्व सकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर पोलर पोलर में मिल रहा है या नॉन पोलर नॉन पोलर में मिल रहा है, तो इस केस में सॉल्यूट के बीच का इंटर रिएक्शन, सॉल्यूट के बीच का इंटर रिएक्शन, सॉल्वेंट के बीच का इंटर रिएक्शन और सॉल्वेंट के बीच का इंटर रिएक्शन कैसा होता है? एक जैसा होता है, कंपेरेबल होता है, इसलिए रेजोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब आप एक पोलर को नॉन पोलर में घुसाओगे तो ज़बरदस्ती वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के फोर्स या इंटर रिएक्शन एक जैसे नहीं होंगे। समय अच्छे से ये तीनों वर्ड याद रखना। आगे जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे वापस आएगी ये चीज़, सॉल्यूट इंटर रिएक्शन, सॉल्वेंट इंटर रिएक्शन, सॉल्वेंट इंटर रिएक्शन, ये तीनों वर्ड याद रखना। समय अच्छे से क्या बोल रहा है? सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, सॉल्यूट इंटर रिएक्शन। सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, सॉल्वेंट इंटर रिएक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, दैट इज सॉल्वेंट इंटर रिएक्शन। समझा? और दो क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल था, उसका भी आंसर मैंने आपको समझा दिया कि नैप्थलीन बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है लेकिन वाटर में नहीं डिजॉल्व हो पाता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बता दिया, शुगर नॉन पोलर होने के बावजूद भी वाटर जो कि पोलर है उसमें डिजॉल्व क्यों होता है? क्यों होता है बोल किसकी वजह से? क्योंकि वो क्या बना सकता है? वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। कौन सा है बेटा सेकेंड फैक्टर? टेम्परेचर। कौन सा है बोल सेकेंड फैक्टर? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए ना एकदम सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑल ऑफ द केसेस बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब ज़्यादातर, हाँ कुछ एक आध उसको क्या रहेगा? एक्सेप्शन रहेगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो मतलब एक्सेप्शन रहना, समझ में आ रहा अच्छे से? मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में अगर सोल्यूशन बना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला और वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कैसा है बोल? डोंट आस्क मी व्हाट इज एंडोथर्मिक, थर्मोडायनेमिक्स खत्म करके आए हम लोग, है ना। ये सब बचकानी चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ऐड होगी, हीट इज एडेड। तो अगर कोई सोल्यूशन बनाए और कैसे बनाए वो बोल? एंडोथर्मिक तरीके से बनाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बोल? बढ़ती। कौन से प्रोसेसेस के? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के। कौन से प्रोसेस के? जैसे NaCl को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो वो मिक्स होने के लिए सराउंडिंग से हीट को लेता है। हीट ले रहा है मतलब कैसा प्रोसेस है वो? एंडोथर्मिक। शुगर को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी मिक्स होने के लिए सराउंडिंग से हीट को लेता है। हीट ले रहा है मतलब कौन सा प्रोसेस है? तो इन दोनों ही सोल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। चाशनी की एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर बढ़ाने पे शक्कर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही थी? पानी में बढ़ जा रही थी, ज़्यादा डिजॉल्व हो जा रहा था शक्कर पानी में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कैसे सोल्यूशन बना रहा है वो? एंडोथर्मिक तरीके से। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बोल? बढ़ेगी। यही अगर कोई सोल्यूशन बन रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से? एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती, कम हो जाती। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो आपको दो लाइन याद रखनी। अगर कोई सोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस से बन रहा है मतलब हीट इज एडेड, हीट ऐड हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर कोई सोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस से बन रहा है यानी सोल्यूशन बनने के प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, होती है, रिलीज होती है। पानी में कभी ब्लीच पाउडर डालो या ब्लीच पाउडर के ऊपर कभी पानी डालो तो वो हीट छोड़ता है, गर्मी निकलती है उसमें से, तो वहाँ हीट ऐड नहीं हो रही, हीट रिलीज हो रही। कौन सा प्रोसेस है वो? एक्सोथर्मिक। चूना डालो कभी पानी में, उसमें भी थोड़ा हल्की सी हीट निकलती है, देखो हल्की सी हीट निकलती है वहाँ पे भी, जब आप पानी में चूना डालोगे तो भी कैसा प्रोसेस है बोल? एक्सोथर्मिक। ऐसे सब सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है, कम होता है। समझ में आ रहा है? देखो उधर क्या दिया आपको,
How solubility of substance changes with temperature depends on enthalpy of solution. Many solid, for example KCl, dissolve in water by endothermic process. बहुत सारे solid कौन से process से dissolve होते हैं बोल? Endothermic process से dissolve होते हैं. That is with the absorption of heat. When temperature is increased by addition of heat to the system, the solubility of the substance increases. मिला. तो एंडोथर्मिक के लिए क्या याद रखना है आपको? एंडोथर्मिक के लिए क्या याद रखना है? टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. और एक्सोथर्मिक के लिए क्या है बेटा? उल्टा है. देखो दूसरे वाले पैराग्राफ में देख. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर सब्सटेंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के जरिए सोल्यूशन बना रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है. एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम सल्फेट, ये सब अगर आपने पानी में डिजोल्व किया तो ये हीट को रिलीज करके डिजोल्व. चूने में कैल्शियम होता है ना, तो ये सब हीट को रिलीज करके डिजोल्व होते हैं, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस से रिलीज होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? कम होती है. तो वो दोनों पैराग्राफ का निचोड़ है ये, उन दोनों पैराग्राफ का निचोड़. तो वहाँ पे कहीं नीचे जगह दिख रही है, इसको लिख लो फटाक से जल्दी. एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी. उधर नीचे जगह है ना डब्बे के नीचे, वहाँ लिख लो, या ऊपर कहीं जगह दिख रही तो वहाँ लिख लो जहाँ आपको जम रहा है. तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है. समझा? लिख लिए, डन. और नीचे उधर एक टेबल दिया, कैन यू टेल. मिला? कैन यू टेल मिला बेटा सबको? क्या लिखे थे? अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, एक केमिकल का नाम लिया आपके सामने. कौन सा केमिकल? अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना. डिजॉल्व इन वाटर, उसको किस में मिला रहा हूँ मैं? पानी में. यानी सोडियम सल्फेट और पानी का क्या बन रहा है? सोल्यूशन बन रहा है. आगे देख क्या लिखा है उधर? विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसके मिलाने से हीट क्या हो रही है? इवोल्यूशन मतलब बाहर निकल रही है. एवोल्यूशन मतलब बाहर निकल रही है. तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक. मेन क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा उसने. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी. तो टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? बोल क्या रहेगा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल डिक्रीज. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम. क्यों? क्योंकि वो कैसा प्रोसेस है बोल? एक्सोथर्मिक. वो इवोल्यूशन ऑफ हीट, वो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी बोल? कम होगी. या टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी. दोनों बातें पॉसिबल है. लेकिन मैंने बोला ना ये मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए. समझ में आ रहा है अच्छे से? कुछ केसेस के लिए एक्सेप्शंस है. तो नेक्स्ट पेज पर आओ. लेट अस सी द एक्सेप्शन. व्हाट इज द एक्सेप्शन? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज no direct correlation between solubility and exothermicity and endothermicity. एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होने का सॉल्युबिलिटी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं. ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं. ऑल केसेस में ऐसा नहीं. कुछ एक्सेप्शंस है. क्या एक्सेप्शंस है देखो. फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक. कैल्शियम क्लोराइड को जब पानी में डालते हैं कौन सा प्रोसेस है वो? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. देखो is exothermic and that of NH4NO3 is endothermic. NH4NO3 को ऐड करने पर एंडोथर्मिक, यानी उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए. और आगे देख क्या लिखे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. दोनों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़. तो NH4NO3 का तो समझ में आता है, NH4NO3 का समझ में आता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस से सोल्यूशन बना रहा है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो समझ में आ रही. CaCl2 की कैसे बढ़ी? क्योंकि CaCl2 कैसा है बोल? एक्सोथर्मिक प्रोसेस से बना रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है. तो ये एक एक्सेप्शन याद रखो. CaCl2 भले से वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से डिसॉल्व हो रहा है पर उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है. बस एक एक्सेप्शन याद रखो, बाकी सब तो आपको पता है क्या है. एकदम अच्छे से समझा. अब सर वो ग्राफ क्या समझाना चाह रहे हैं हमको? इधर सुनो जरा, इधर सुनो. एक बात तो क्लियर होगी मेरे माइंड में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? चेंज होती है. अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी. लेकिन एक जैसी बढ़ती है एक जैसी घटती नहीं है. यानी ऐसा नहीं कि एक सॉलिड है मेरे पास KBr, एक सॉलिड है मेरे पास NaCl, इसका टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ी. तो आप इसमें देखो कि KBr में इसका टेम्परेचर उतना ही सेम बढ़ाओ जितना NaCl का बढ़ाए थे. NaCl का समझ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी. पर KBr में आप नोटिस करोगे 2 ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ गई.
यानी एक जैसा इंक्रीज या एक जैसा डिक्रीज होता है क्या? नहीं, किसी किसी में थोड़ा बहुत स्लाइट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, किसी किसी में अप्रिशिएबल ड्रास्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। वही उस ग्राफ के जरिए समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। वो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे बेटा कौन है देख? टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर कौन है बेटा? सॉल्युबिलिटी। वाई एक्सिस पर कौन है बोल? सॉल्युबिलिटी। अलग अलग सॉल्यूट के लिए ग्राफ दिया हुआ है। किसके लिए दिया है? NaCl, KCl, KBr, NaBr, NaNO3, KNO3 दिख रहा है? ज़रा NaCl और KCl और NaBr के ग्राफ को देखो, NaCl का, KCl का और NaBr का। उस ग्राफ में उतना कुछ फ़र्क नहीं आया, थोड़ा बहुत सा फ़र्क है। देख, ऐसा था तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, बस थोड़ा सा, यानी अगर यहाँ था तो थोड़ा सा ऊपर चले गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। कौन कौन से? NaCl, KCl, KBr। मतलब इन तीनों सॉल्यूट का जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी? थोड़ी बहुत बड़ी, स्लाइट इंक्रीज हुआ है। तो नीचे देख पहला पॉइंट वही लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl, KCl चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ थोड़ी सी चेंज हो रही हो। लेकिन वहीं अगर आप लोग KNO3 का ग्राफ देख लो, NaNO3 का ग्राफ देख लो, KBr का ग्राफ देख लो, तो उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी या ज़्यादा बढ़ी है? ज़्यादा बढ़ी। तो दूसरा पॉइंट देख क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 एंड KBr इंक्रीजेज एप्रिशिएबली। एप्रिशिएबली मतलब बहुत ज़्यादा, एप्रिशिएबली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तीसरा क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका ग्राफ बनाया नहीं उसने, उसका ग्राफ उल्टा बनेगा। उसका बाकी सबके ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, उसका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा Na2SO4 का। समझ? खैर उस पूरे ग्राफ से आपको समझाना क्या चाह रहा है मालूम? बस इतना समझाना चाह रहा है, हर सॉल्यूट के लिए ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसी के लिए थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है सॉल्युबिलिटी में फिक्स है क्या? फिक्स है क्या बोल? नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब तो बात किए हमने, ये सब तो बात की हमने सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। किसकी बात की बोल? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। ये सब किसकी बात की बेटा हमने? कि अगर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, एंडोथर्मिक तरीके से बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक तरीके से बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। अब दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं, गैस इन लिक्विड। कौन सा सोल्यूशन बेटा? दूसरा सोल्यूशन कौन सा है बोल? गैस इन लिक्विड। अगर गैस डिसॉल्व है लिक्विड में तो उसके साथ क्या होता है? तो बेटा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घटती है। उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बोल? घटती है। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बोल? घटती है। किसके जैसा लग रहा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? असल में ऐसा हो क्यों रहा है मालूम? जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है ना, वो प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक है। समझ? जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो प्रोसेस ही कैसा है वो? एक्सोथर्मिक। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर देख, समझ, तेरे पास एक लिक्विड था, वो गैस में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ बोल? गैस में। जैसे पानी उबाले, पानी भाप बन गया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? वेपराइजेशन। याद है ना? क्या कहलाता है प्रोसेस? वेपराइजेशन। लिक्विड का गैस में बदलना। इसको हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट निकलती है। हीट देनी पड़ती है ना, पानी को भाप बनाने के लिए गर्म करते हो, ठंडा करते हो? गर्म करते हो ना, हीट ऐड करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बोल? तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे तो हीट ऐड करनी पड़ रही, यहाँ से यहाँ हो गए तो हीट निकलेगी। हीट क्या होगी बोल? निकलेगी। तो जब गैस वापस पलट के लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है बोल? कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस में हीट ऐड नहीं होती बल्कि हीट निकलती है, रिलीज होती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पानी की पतीली गर्म कर रहे हो, उसको गर्म होकर भाप बन रहा है पानी, यानी वेपराइजेशन हो रहा है, तो उसमें हीट देनी पड़ रही। उसी पतीली के ऊपर ढक्कन रख दो, उसी पतीली पे क्या रख दो? ढक्कन। तो क्या होता है जब पानी भाप में बदलता है, यानी गैस में बदल गया, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाके वो किससे लड़ता है? ढक्कन से लड़ता है। किससे लड़ता है बोल? ढक्कन से। और उसको जो एक्स्ट्रा हीट मिली थी ना, वो किसको दे देता है? ढक्कन को दे देता है। इसलिए थोड़ी देर बाद ढक्कन भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है समझा? तो जब वो भाप जा करके ऐसा ऊपर, जो गैस है, गैस जो है वो ढक्कन से ऐसा लड़ती है, तो कोलिजन की वजह से गैस की हीट किसको मिल जाती है बोल? ढक्कन को। और अगर गैस से आपने हीट निकाल दी तो किस में बदलेगी? लिक्विड में। क्या कहलाता है प्रोसेस? कंडेंसेशन। इसलिए थोड़ी देर बाद जब ढक्कन को हटाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे लिक्विड के ड्रॉप रखे हुए रहते हैं। ये वो सब भाप है जो कंडेंस होकर लिक्विड बन के वहाँ पर जमा हुई है। तो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस रहता है कैसे रहता है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो होता क्या, जब हम लोग गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो गैस बनकर लिक्विड में मिक्स नहीं हो सकती। गैस बनकर लिक्विड में मिक्स हो सकती है क्या? नहीं।
पहले उसको अपने आप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको खुद को अपने आप को भी लिक्विफाई करना पड़ेगा। तो गैस जब लिक्विफाई होगी तो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो जब आप गैस को लिक्विड में मिलाते हो तो पहले उसको कंडेंसेशन करना पड़ता है गैस को, तब वो डिजॉल्व होती है। जब हम लोग गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो पहले गैस को क्या करना पड़ता है, बोल कंडेंसेशन, उसके बाद वो डिजॉल्व होती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और अभी मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो भाई गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है कंडेंसेशन के जरिए हो रही है, कंडेंसेशन मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के जरिए हो रही है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है रे, घटती है। इसीलिए गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बोल घट जाती है। इसकी एक बहुत ही प्यारी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया यूएसए की एग्जांपल है, इंडिया में भी अप्लाई होती है। यूएसए की एग्जांपल उसने आपको दिया। यूएसए के अंदर जो नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में जो एनिमल लाइफ पाई जाती है, स्पेशली फिश वगैरह, मछली वगैरह, वो बहुत उन लोगों की ना डेथ हो रही है, वो मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी में। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है, मर जा रहे हैं वो। और रीज़न क्या है, इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे काम करी, बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर काम करी, वो रीज़न। देखो मछलियों को पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मछली कौन सा ऑक्सीजन यूज़ कर सकती है, फ्री या डिजॉल्व? डिजॉल्व, क्योंकि उनके पास फेफड़े नहीं है, उनके पास क्या है, गिल्स है। मैंने आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था। फ्री ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए वी नीड लंग्स, है ना, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए वी नीड गिल्स। तो उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा पानी में, वो उतना ज़्यादा उनके जिंदा रहने के चांस, जैसा आपको हवा में जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा जिंदा रहने के चांस। सही है, सही है, समझ में आ रहा है अच्छे से। असल में होता क्या, यूएसए में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, तभी तो उसका इकोनॉमी ट्रिलियंस में ना, उसका जीडीपी ट्रिलियंस, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे आता है यूएसए, पता है ना, जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है वो, सबसे पहले नंबर पे आता है वो। इतनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमी, हमसे कई गुना, 7, 8, 10 गुना ज़्यादा हमसे उसकी इकोनॉमी। हमारा 5वें नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आता है। खाली पैसा ज़्यादा है अपने पास, अमीर ज़्यादा नहीं है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखोगे ना तो उसमें हम लोग 100 के भी नीचे जाते हैं। जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो उसमें, पर कैपिटा किसको बोलते पता है, जैसे एक कंट्री, उसमें 100 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं बोल, 100। उस कंट्री की पूरे साल की जो कमाई है उसको बोलते जीडीपी, आसान भाषा में समझाओ तो। उस कंट्री की पूरे साल की कमाई को क्या बोलते बोल, जीडीपी। अब समझ, उस कंट्री की पूरे साल की कमाई है 1 लाख रुपया, कितना है बोल, तो ये उसकी जीडीपी है, ये उसकी क्या है बेटा, जीडीपी। अब अगर आपको निकालना है जीडीपी पर कैपिटा, तो वहाँ रहे कितने लोग रहे, 100। तो इस 1 लाख को उन 100 लोगों में डिवाइड कर दो, कितना बचा, 1000। मतलब उस कंट्री में ऑन एन एवरेज एक आदमी एक साल में 1000 रुपया कमा रहा है। इसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। इसको क्या बोलते बोल, जीडीपी पर कैपिटा। तो अपने इंडिया का अगर ये देखिए ना, जीडीपी पर कैपिटा, एक आदमी के पीछे इनकम कितनी आती है। खाली मत देखो इंडिया में इकोनॉमी इतनी है, आबादी भी तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किधर, टॉप पे, अपन टॉप पे। अभी दूसरा तीसरा नहीं है, वो सब खत्म हो गया। वो पहले था चाइना, पहले पे अपन दूसरे, अपन चाइना को 1 साल पहले ही पीछे छोड़ दिए। कोविड में बहुत मेहनत किया अपन लोग, समझ में आ रहा है। बोले चाइना को कहीं तो पीछे करने का है, टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते, आबादी में करेंगे, है कि नहीं। वी आर करेंटली ऑन द टॉप पोजिशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मिला जुला के 8 बिलियन के आसपास लोग हैं, उसमें से 1.5 बिलियन तो अपने इंडिया में अकेले 8 बिलियन के आसपास दुनिया में लोग हैं, 1.5 बिलियन अपने इंडिया में ही है। इसकी झलक देखनी, कल रोड पे निकलते तुमको दिखता गोवंडी में, कल खाली रोड पे निकलते तुम शाम के टाइम। त्योहारों में ज़रा मुंबई में बाहर निकला करो, तुमको पता चलेगा इंडिया की आबादी कितनी है। अपना गोवंडी तो वैसे ही इतना कंजेस्टली पॉपुलेटेड है कि नहीं। तो अपने इंडिया का जीडीपी का बात करोगे ना तो अपन 5वें नंबर पे, सुन के कितना अच्छा लगता है ना, 5, अरे मेरी माँ। लेकिन जब जीडीपी पर कैपिटा की बात करोगे ना तो 100 के नीचे भाग जाते हैं आप 100 के नीचे भाग जाते हैं। पर कैपिटा इनकम अपनी कुछ हज़ार में आती है, मालूम, सम थाउजेंड्स, कितना एग्जैक्ट नंबर मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन लाख में भी नहीं आती, कुछ हज़ार में आती है। लेट से 60,000, 70,000। यानी इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी साल भर में 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, ऑन एन एवरेज। क्योंकि इंडिया की जो रिच पॉपुलेशन है वो टॉप 1% में आती है। मतलब जो टॉप 1% है ना, वो इतना पैसा कमा रहे जिसकी कोई हद नहीं, और नीचे के सब गरीब से गरीब तक, ऐसा। तो अपने इंडिया का ये जो इकोनॉमी का सिस्टम है ना, एकदम ही वाहियात है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, देखो है ना, शादियों में 250-300 करोड़ रुपए खर्चे,
है कि नहीं। और जो गरीब है वो 2.5 लाख रुपए के लिए भी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, लोन, कर्जा, उधार, ऐसा है कि नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से। खैर, तो उसने यूएसए की एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यूएसए में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। अब जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो जो भी प्रोसेस अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं उनको एक कूलिंग का प्रोसेस लगता है। कौन सा प्रोसेस लगता है? बोल, कूलिंग। मतलब वो जो केमिकल है उनको उसको कूल करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम, ऐसा कूलिंग टावर होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा कूलिंग टावर होते हैं, थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, ज़रा ध्यान से देखना। ऐसा बड़े बड़े कूलिंग टावर होते हैं, इसके सराउंडिंग से ये लोग ऐसा पाइपलाइन को पास करते हैं, सराउंडिंग से ऐसा पाइपलाइन को पास करते हैं, ठीक है ना। इस टावर के अंदर वो केमिकल आता है, समझ, भाप बन के। क्या बन के बेटा? भाप बन के, एकदम गर्म केमिकल। यहाँ पे लगी होती है मोटर, यहाँ पे क्या लगी होती है बोल, और ये नदी या तालाब से पानी को खींचती है। नदी या तालाब से क्या करती है बोल? पानी। और यहाँ से पानी आ रहा है काफ़ी ठंडा ठंडा, नदी का पानी ठंडा ठंडा ना। ये ठंडा पानी इधर आएगा, इस पाइपलाइन से बहेगा इस मोटर की वजह से। तो सराउंडिंग में जो वाटर है उसका पानी क्या है? ठंडा है, यानी टेम्परेचर कम है। और अंदर जो केमिकल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट फ्लो करेगी ज़्यादा से कम की तरफ। जैसा बचपन में जब अपने छोटे वाले भाई के लिए अम्मी दूध ठंडा करने के लिए देते थे, तो अपन दूध की बोतल लेके ऐसा बाल्टी में ऐसा नचाते थे, कहीं को नचाते थे। बॉटल के अंदर जो दूध है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग में जो पानी है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जाएगी, मतलब बॉटल के अंदर मौजूद दूध से पानी में जाएगी। तो सर पानी गर्म तो नहीं होता है? अरे तो पानी कितना लिया वो देख, और दूध कितना लिया वो देख, है कि नहीं। अगर आप उसको छोटे बर्तन में ठंडा करोगे ना, तो आपको पानी में हल्का बहुत टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बोल, यहाँ से जो ठंडा पानी आ रहा है ना, मजबूत यहाँ पे जाएगा, ऐसा पूरी सराउंडिंग की हीट को लेगा और खुद क्या हो जाएगा? गर्म। तो जो केमिकल था वो क्या हो गया? कूल हो गया। इसीलिए इन टावर्स को हम लोग बोलते हैं क्या बोल? कूलिंग टावर्स बोलते हैं। लेकिन जो पानी यहाँ से लिया था वो क्या हो गया? गर्म। इस पानी को इन लोग ऐसे ही रिटर्न भेज देते, बोले ले तेरे से लिया था तू वापस ले ले। तो यूएसए में इतनी इंडस्ट्रीज़ है कि आपको जानकर हैरानी होगी। यूएसए में इतनी इंडस्ट्रीज़ है, वो ऑल टोटल सारी इंडस्ट्रीज़ मिला करके ऐसा जो गर्म पानी नदियों में फेंकती है ना, कितना फेंकती है मालूम? 1 मिलियन बिलियन गैलन्स। 1 मिलियन बिलियन गैलन्स। गैलन्स किसको बोलते पता है? 3.785 लीटर का एक गैलन बनता है, 4.25 लीटर के आसपास का एक गैलन बनता है, 4.25 लीटर का एक गैलन बनता है। 1 मिलियन बिलियन, मिलियन का 6 जीरो, बिलियन का 9 जीरो, 6 और 9 15 जीरो, एक के आगे 15 जीरो लगाओ और फिर उसको 3.25 से मल्टीप्लाई करो। ऑल इन टोटल 3 के आगे 15 जीरो लगाओ, कुछ लीटर बनेगा। इतना लीटर पानी उन लोग गर्म करके नदियों में फेंकते हैं। अब ये गर्म पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है बोल? गर्म पानी, मतलब टेम्परेचर क्या है उसका? ज़्यादा है। तो उस पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वो गैस इन लिक्विड का केस है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम, तो ऑक्सीजन फ्री होने लग जाता है। गर्म पानी आने से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? फ्री। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रही है? कमी, जिस वजह से अंदर जो मछली वगैरह रहती है उन लोगों की जान को खतरा होता है, वो मर जाते हैं। ऐसा किनारे पे ऐसा पानी आएगा तो पानी के साथ 2-3 अपने साथ डेड एनिमल लेके आएगा, अंदर मर जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। क्यों कमी हो रही है ऑक्सीजन की? समझ, ऑक्सीजन था, भरपूर था, जितना होना चाहिए था उतना था, पर हमने पानी को हीट कर दिया, गर्म कर दिया। पानी हीट होने से टेम्परेचर बढ़ा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व था वो क्या हो गया? उधर फ्री हो गया। समझा? तो ये वहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है ना बेटा, उसमें यही पूरा आपको समझाया। तो मैंने 2 चीज़ें पढ़ा दी आपको, सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर की 2 चीज़ें पढ़ा दी। पहला क्या पढ़ा मैंने आपको? नेचर। नेचर के लिए आपको क्या रखना है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेचर मैंने आपको बढ़ा दिया। अब उसमें पोलर में मिलेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में मिलेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व होगा। उसके पीछे का रीज़न भी याद रखना है आपको। जब पोलर में या नॉन पोलर में डाला जाता है तो सॉल्यूट इंटरेक्शन कैसा होता है? कंपेरेबल, एक जैसा होता है। दूसरा हमने देखिए टेम्परेचर। तो अगर सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है और एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिजॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती। लेकिन ये हर केस में क्या? कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन याद भी रखो, कैल्शियम क्लोराइड की। वो एक्सोथर्मिक तरीके से डिजॉल्व होता है पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती। नेक्स्ट हमने देखे गैस इन लिक्विड। गैस लिक्विड में डिजॉल्व भी कैसे होती है? कंडेंसेशन के जरिए। और कंडेंसेशन एक कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। इसके लिए मैंने आपको ये कूलिंग टावर की एग्जांपल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया। अब बचा तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर कौन सा बेटा? प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी।
ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर वाला टॉपिक है ये हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उधर बाकायदा हमको एक लॉ पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ, उसका फॉर्मूला है और उसके ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा अच्छे से।